BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 651 अवरोधन। ये तुम्हारा धन्यवाद है। तुमने मुझे जो गोली दी थी वह बहुत कारगर थी। मेरी चोटें जल्दी ठीक हो गईं और एक बार जब मेरी ताकत वापस आ गई तो मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंचने में सफल रही। किंग यानजिंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे वह सहज तरीके से बोल रही थी, मानो आगे बढ़ना खाने और पानी पीने जितना ही सरल हो। अगर बाहर के लोगों ने ये सुना तो वे शायद इतने क्रोधित हो जाएंगे कि उन्हें खून की खांसी आ जाएगी। पूर्ण पृथ्वी संप्रभु अवस्था से अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंचना एक कठिन बाधा थी जिसने कई साधकों को रोक रखा था। आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। किंग यानजिंग भी दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह पहले से ही स्वर्गीय संप्रभु सफलता का प्रयास करने में कुछ हद तक आश्वस्त थी, इसलिए अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंचना बस स्वाभाविक अगला कदम था और इससे उसके अंदर बहुत अधिक भावनाएं नहीं जगीं। स्वर्गीय संप्रभु अवस्था में वास्तविक सफलता ही उसे उत्साहित कर सकती थी, लेकिन अभी तक उसने ऐसा करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। स्वर्गीय संप्रभु आपदा ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। यह आपदा आमतौर पर सफलता के क्षण में होती है, स्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंचने से पहले भी, और फिर भी उसे एक बिजली की आपदा का सामना करना पड़ता है जो स्वर्गीय संप्रभु को खतरे में डाल सकती है। खतरा स्पष्ट था और इस क्लेश के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या अनगिनत थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जश्न मनाने के 3 कारण हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा में मेरा रूपांतरण सफल रहा है और मैं पूरी तरह से महान हजार दुनिया साधना प्रणाली में परिवर्तित हो गया हूँ। मेरा क्षेत्र भी बहाल हो गया है। जियोमिंग हंसा। उसके शब्दों पर किंग यानजिंग की आंखें थोड़ी झपक उठीं और वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। तो आप किस क्षेत्र में हैं? आत्मा ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु। आप अनुमान लगाते हैं? जियोमिंग ने सीधे जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन है कि यह स्वर्गीय संप्रभु मंच है। किंग यानजिंग का स्वर निश्चितता से भरा था। अपनी आभा को छिपाने की उसकी क्षमता महान हजार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। जब तक किसी के पास बहुत अधिक ताकत न हो, कोई भी उसके दायरे को नहीं देख सकता था। लेकिन जियाओमिंग को एक नज़र में पता चल गया कि वह टूट गई है, जिसका मतलब था कि वह संभवतः एक स्वर्गीय संप्रभु था। हालांकि उसने कभी जियाओमिंग की उम्र नहीं पूछी थी, लेकिन उसकी आभा स्पष्ट रूप से युवा और जीवंत थी। यह उसके कबीले के स्वर्गीय संप्रभुओं से बिल्कुल अलग थी, इसलिए उसने मान लिया कि वह बहुत बुरा नहीं हो सकता। असीम संभावना। किंग यानजिंग ने अपने अंदर भावनाओं की हलचल महसूस की। इस दर पर जियाओमिंग के पास संत ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु चरण तक पहुंचने और महान हजार दुनिया में शीर्ष अस्तित्वों में से एक बनने का अच्छा मौका था। जियाओमिंग ने किंग यानजिंग के इतने जटिल विचारों की उम्मीद नहीं की थी। उसके दृढ़ स्वर को देखकर उसने उसकी धारणा की पुष्टि या खंडन किए बिना अपने होठों को सिकोड़ लिया और इसके बजाय कहा, किसी भी मामले में बाहर उन छोटे चूहों से निपटना आसान होगा। क्या हम उनके खिलाफ कोई कदम उठाने जा रहे हैं? उसके शब्दों पर किंग यानजिंग की आंखें चमक उठीं। ईमानदारी से, अगर जियाओमिंग दूर नहीं होती तो वह पहले ही उन लोगों को सबक सिखा चुकी होती। एक प्राचीन कबीले की संत के रूप में उस पर पहले कभी इतनी बेरहमी से निगरानी नहीं की गई थी। हाँ, मैंने जो 2 गोलियां परिष्कृत की हैं वे उच्च गुणवत्ता की हैं और उनके पास अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि हम इस बार काफ़ी इनाम पाएंगे। अगर ऐसा है तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? चलो तैयार हो जाओ और बाहर निकलो। जल्दी मत करो, हम शाम ढलने पर निकलेंगे और पहले खुद को कमज़ोर दिखाएंगे। अगर वे सब भाग गए तो मज़ा नहीं आएगा। ... सूर्यास्त के समय ज़्यादातर लोग दिन और रात के बीच के इस संक्रमण के दौरान चुपचाप आराम करते हैं। इसलिए जियाओमिंग ने किंग यानजिंग और किंग टैन के साथ चुपचाप एकांत प्रांगण से बाहर निकलने के लिए एक क्षण चुना। वे भीड़ में घुल मिल गए और शहर से बाहर निकल गए। जैसे ही वे एकांत प्रांगण से बाहर निकले, एक गर्वित युवक सुगंधित चाय का प्याला पकड़े शहर के भीतर एक मंडप में खड़ा था। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने नौकरानी को धीरे से मालिश करने के लिए हाथ हिलाया, फिर खड़ा हुआ और अपनी थोड़ी ठंडी निगाह शहर के द्वार की ओर निर्देशित की। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम इस तरह से मेरे हाथ की हथेली से निकल सकते हो? उसने मजाक में हंसते हुए कहा, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुआ। बूढ़े यान, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। हमें इस बार उस ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम पर अपना हाथ जरूर डालना चाहिए। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने उदासीनता से सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद उनके आसपास की जगह हिल गई और उनकी आकृतियां धीरे धीरे पतली हवा में गायब हो गईं। जैसे ही वे गायब हुए, पूरे शहर में कई आंगनों में यही दृश्य दोहराया गया। कई समूह चुपचाप बिना किसी को डराए खिसक गए। हालांकि इतने सारे समूहों के चलते कुछ अनिवार्य रूप से एक दूसरे से टकरा गए। अभी टकराव का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा और फिर साथ साथ आगे बढ़ गए। अल्पविराम। गहरे लाल रंग में रंगा सूर्यास्त क्षितिज पर नीचे लटका हुआ था।
इसकी लाल रोशनी धरती को एक सूक्ष्म गर्मी में नहला रही थी जिसमें हल्की ठंडक थी। अचानक गहरे लाल रंग के आसमान की खामोशी हवा की तेज आवाज से टूट गई। क्षितिज पर प्रकाश की 3 धारियां चमक उठीं और आश्चर्यजनक तेजी के साथ दूर की ओर बढ़ गईं। उनकी जल्दबाजी से ऐसा लग रहा था जैसे वे पीछा करने वालों से भाग रहे हों। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तरह चलते रहे और आखिरकार धीमे होकर एक पहाड़ की चोटी पर उतरे। जियाओमिंग ने ऊपर देखा और अपने पीछे क्षितिज को देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुम आधे दिन से इधर उधर घूम रहे हो, क्या तुम थके नहीं हो? हे, भले ही तुम सिर्फ एक सुंदर लड़का हो जो महिलाओं पर निर्भर रहता हो, तुम मूर्ख नहीं हो। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। जैसे ही जियाओमिंग की हंसी फीकी पड़ी, हवा में अहंकार से भरी आवाज गूंज उठी। दूर पास की एक पहाड़ी चोटी पर अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो गया और 2 आकृतियां प्रेत की तरह पतली हवा से प्रकट हुईं। वे कोई और नहीं बल्कि अग्नि आत्मा कबीले के हुओमो और अर्धस्वर्गीय संप्रभु चरण तक पहुंच चुके दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति थे। हुओमो की नज़र मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उसने जियाओमिंग को देखा और फिर चारों ओर देखा। इस जगह का नज़ारा बहुत सुंदर है और फेंग शुई एकदम सही है। अपनी हड्डियों को दफनाने के लिए जगह चुनने में तुम्हारी नज़र अच्छी है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया था और निश्चिंत रहो, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। किंग टैंग की भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं और उसने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। वह हुओमो के प्रति अपनी घृणा को छिपाने में असमर्थ थी, जिसने लगातार अपने गुरु का इस तरह के अहंकार के साथ अपमान करने की हिम्मत की। छोटी सुंदरी, ऐसा लगता है कि तुम काफी आत्मविश्वासी हो, हुओमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए इतने आश्वस्त हो सकते हैं क्योंकि आपके बगल में बैठी प्यारी महिला ने अपनी परिपूर्ण पृथ्वी संप्रभु शक्ति वापस पा ली है, तो मुझे डर है कि आप बहुत निराश होने वाले हैं। उसने अपनी हथेली किंग यानजिंग की ओर बढ़ाए। ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम और स्पिरिट ग्रेड की सीमा पर स्थित दिव्य गोली सौंप दो। अगर तुम्हारा रवैया मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपना आपा खोने से पहले तुम्हें जाने दूंगी। बेशक, अगर मेरा मूड अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे प्रेमी और छोटी बहन को भी नहीं छोड़ सकती। छोटा प्रेमी, किंग यानजिंग ने जियाओमिंग के असाधारण रूप से सुंदर चेहरे पर नजर डाली। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक बैंगनी रंग की बिजली की आकृति दिखाई दी थी जो उसे और भी अधिक आकर्षक बना रही थी। जैसे ही उसने तेजी से नजरें हटाईं, उसकी हृदय गति तेज हो गई। छोटे प्रेमी की टिप्पणी का खंडन करने के बजाय उसने पूछा, तुम नीलामी से सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड और फायर स्पिरिट कबीले से फायर स्पिरिट पवित्र शास्त्र अपने साथ लाए हो, है न? फायर स्पिरिट पवित्र शास्त्र फायर स्पिरिट कबीले की मुख्य साधना पद्धति थी। ये देखते हुए कि हुओमो के पास उनके रक्षक के रूप में एक अर्धस्वर्गीय सॉवरेन स्टेज एल्डर था, उसकी स्थिति कम नहीं हो सकती थी। वह संभवतः कबीले के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों में से एक था और इसलिए साधना करने के लिए योग्य था। शास्त्र। हुओमो की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि वह बिना किसी भाव के किंग यानजिंग को घूर रहा था। तुमने अपना एकमात्र मौका छोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अग्नि आत्मा शास्त्र तक पहुंचने के योग्य भी नहीं हो? जियोमिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पफट। किंग यानजिंग ने अपना मुंह ढक लिया और बिना किसी दया के हुओमो का मजाक उड़ाते हुए एक हल्की हंसी निकाली। बूढ़े यान, क्षेत्र को खाली करो और फिर अपना कदम बढ़ाओ। पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। हुओमो के माथे की नसें उभर आईं और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे कुछ भयावह हो गई। उसके पीछे दुबला पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके हाथ जो उसकी आस्तीन में घुसे हुए थे धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। इस समय उसके वृद्ध चेहरे से एक भयानक आभा निकल रही थी। उसके शरीर के भीतर से काली लपटों का एक भयानक तूफान फूट पड़ा जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। काली लपटों के असामान्य रूप से ठंडे वातावरण में फैलने से आसपास का तापमान गिर गया। बूढ़े आदमी के नीचे पहाड़ की चोटी भारी दबाव के कारण ढहने लगी और पूरे पहाड़ में गहरी दरारें फैल गईं जिससे वह ढह गया। हर कोई, अग्नि आत्मा कबीला यहाँ मामलों को संभाल रहा है। कृपया एक तरफ हट जाओ। अध्याय 652, पाई को विभाजित करना। जैसे ही दुबले पतले बूढ़े आदमी के शब्द गिरे, काली लपटें आसमान में फैल गईं, सभी दिशाओं में फैल गईं और अंतरिक्ष में लहरें उठने लगीं। स्वूश स्वूश स्वूश। अनगिनत छोटे समूह जिनके सुरक्षात्मक अवरोधों को बाधित किया गया था, अब आकाश में उजागर हो गए थे। ये लोग एक दूसरे को देख रहे थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्षेत्र को खाली करने के दुबले पतले बूढ़े आदमी के आदेश का जवाब कैसे दें। वे किसी भी अवसर का लाभ उठाने की उम्मीद में बाहर आए थे और खाली हाथ लौटने का विचार सहन करने के लिए बहुत निराशाजनक था। इसलिए कोई भी नहीं बोला। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने इन उजागर, कमजोर व्यक्तियों पर बहुत कम ध्यान दिया। वे नहीं थे जिनसे वह चिंतित था। उसका ध्यान उन लोगों पर रहा जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। फिर बूढ़े यान ने अपनी नज़र हवा में एक स्थान की ओर डाली और उसके चारों ओर का स्थान अचानक विकृत हो गया। अनगिनत निगाहें हिल गईं क्योंकि 4 आकृतियां धीरे धीरे आकाश में दिखाई दीं।
ये आकृतियां खाली जगह में चुपचाप खड़ी थीं और एक अत्यंत भयानक दमनकारी आभा उत्सर्जित कर रही थी जो वहां मौजूद कुछ सिद्ध पृथ्वी शासकों से कहीं ज्यादा थी। दुबले पतले बूढ़े आदमी की तरह उनमें भी स्वर्गीय शासक की आभा की झलक थी। इन 4 आकृतियों के प्रकट होने से आसपास का इलाका खामोश हो गया। उपस्थित सभी कुलीन विशेषज्ञों ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और उनके चेहरों पर डर देखा जा सकता था। ये 4 व्यक्ति अग्नि आत्मा कबीले के बूढ़े आदमी की तरह अर्ध स्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच चुके थे। भीड़ में से कुछ अनुभवी और जानकार लोगों ने उन्हें पहचान भी लिया। ऋषि जी यूं, परी हुआनक्सी, लाल स्वर्ग सम्राट और पूर्वी थंडर पल्स मास्टर, वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो स्वर्गीय संप्रभु अवस्था के नीचे हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। पहाड़ की चोटी पर बूढ़े यान ने इन 4 आकृतियों को देखा। सबसे बाईं ओर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो सफ़ेद लबादे में था और उससे एक अलग अलौकिक आकर्षण झलक रहा था। फिर भी उसकी बैंगनी आंखें एक अजीब और भयानक एहसास बिखेर रही थीं जिसने किसी भी तरह के कम आंकलन को हतोत्साहित किया। उसके दाईं ओर एक महिला खड़ी थी जिसका रंग साफ और सुंदर था। उसने बहुत ही खुले कपड़े पहने हुए थे। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा के बड़े हिस्से खुले हुए थे और उसने जो कुछ कपड़े पहने थे उन पर अंतरंग मुद्राओं में पुरुषों और महिलाओं की छवियां सजी हुई थीं। उसके मासूम चेहरे पर एक मादक मुस्कान थी जो लगातार दूसरों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जो सुनहरे ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए था, जो एक भव्य सम्राट जैसी उपस्थिति दिखा रहा था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्का सुनहरा रंग दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे एक अंतहीन राजसी वैभव बिखेर रहा था जो किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। सबसे दाईं ओर एक बूढ़ा आदमी काले ताओवादी वस्त्र में एक ठंडे भाव के साथ खड़ा था। उसकी आंखें निर्दयता से भरी हुई थीं और उसके हर कदम के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी जो उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी जो उसे बहुत देर तक देखने की हिम्मत करते थे। चारों आकृतियों के शरीर से शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकल रहे थे जिससे आसपास का स्थान कांप रहा था। दुनिया की उबलती आध्यात्मिक ऊर्जा उनके पास आते ही शांत हो गई, एक मेमने की तरह नम्र हो गई। बस वहां खड़े होने से वे दुनिया में विलीन हो गए जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक रहस्यमय एकता की भावना पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे उन पर हमला करना खुद दुनिया पर हमला करने जैसा था। इस असाधारण अनुभूति के कारण ओल्डियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे बाहर निकले हुए काफी समय हो गया था और इन व्यक्तियों में से उसने केवल अंतिम व्यक्ति को पहचाना, पूर्वी थंडर पल्स मास्टर। ये व्यक्ति थंडर एक्सट्रीम टेम्पल के रूप में जानी जाने वाली महाशक्ति के 4 महान पल्स मास्टर्स में से एक था। हालांकि थंडर एक्सट्रीम टेम्पल फायर स्पिरिट कबीले जितना प्रमुख नहीं था, लेकिन इसे लेईजी नामक एक स्पिरिट ग्रेड हेवनली सॉवरेन द्वारा समर्थित किया गया था। जैसे ही ओल्डियान दूसरों की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने वाला था, उसके कानों ने उन लोगों की बातचीत के अंश सुने जिन्हें वह महत्वहीन मानता था, जिससे उसे वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। वह सफ़ेद लबादे वाला आदमी, क्या वह सेजजी यून नहीं है? स्काइलो महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र से बैंगनी बादल संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर, वहां के अधिपतियों में से एक। उत्तरी क्षेत्र में कोई भी उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। तो वह एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि से आता है। स्काइलो महाद्वीप की शीर्ष सेनाएं सभी महाशक्तियों द्वारा समर्थित हैं। वास्तव में ऋषि जी यून को ZQ आध्यात्मिक गुफा के ऋषि ZQ का समर्थन प्राप्त है, जो कई वर्षों से एक आत्मा ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु रहे हैं। इस तरह के समर्थन के बिना बैंगनी बादल संप्रदाय स्काइलो महाद्वीप में एक शीर्ष शक्ति नहीं बन सकता था। आप सभी ऋषि जी यून के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य 3 की उत्पत्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शाही वस्त्र में वह आदमी लाल स्वर्ग महाद्वीप के शाही राजवंश का सर्वोच्च सम्राट है। जहां तक उस कामुक महिला की बात है, वह जॉयस सेक्ट की परी हुआनक्सी है, जो महान जॉयस तकनीक की साधक है। उसकी ताकत दूसरों से कम नहीं है। मैंने सुना है कि उसे सुंदर पुरुषों से लगाव है। जिस तरह से उसने उस सुंदर लड़के को देखा, उसकी आंखें लगभग चमक उठी मानो वह उसे वहीं खा जाना चाहती हो। उसने पहले ही उस पर अपना दावा ठोक दिया होगा। जॉयस सेक्ट, TS, मुझे यकीन नहीं है कि उस लड़के से ईर्ष्या करनी चाहिए या उस पर दया करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम ... उद्धरण चिन्ह ZQ आध्यात्मिक गुफा, ये थंडर एक्सट्रीम मंदिर के बराबर है। जॉयस सेक्ट और रेड हेवेंस कॉन्टिनेंट के लिए वे सिर्फ अर्ध स्वर्गीय संप्रभु शक्तियां हैं, उन्हें लेकर विशेष रूप से चिंतित होने की कोई बात नहीं है। ओल्डियान ने हुओमो के साथ नजरें मिलाने से पहले खुद से कहा। वे दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ गए। फिर हुओमो और ओल्डियान हवा में उठे और घोषणा की, देवियों और सज्जनों, मैं हुओमो हूँ, फायर स्पिरिट कबीले के फायर पल्स का युवा मास्टर। मेरे बगल में हमारे कबीले के बुजुर्ग हुओयान हैं, जिन्हें कोल्ड फ्लेम यम के नाम से भी जाना जाता है। इन व्यक्तियों का हमारे साथ पहले भी टकराव हुआ है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप फायर स्पिरिट कबीले को कुछ सम्मान दें और इस मामले में हस्तक्षेप न करें।
फायर स्पिरिट कबीले का नाम सुनते ही चारों आकृतियों के हाव भाव बदल गए, खास तौर पर रेड हेवन सम्राट और फेरी हुआनिक्सी के, जिनके पास स्वर्गीय संप्रभु का समर्थन नहीं था। फायर स्पिरिट कबीले का नाम सुनते ही डर पैदा हो गया। हालांकि ईस्टर्न थंडर पल्स मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हमें फायर स्पिरिट कबीले को एक सम्मान देना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि मैं कोल्ड फ्लेम यम का पुराना परिचित हूँ। हालांकि ईस्टर्न थंडर पल्स मास्टर एक पल के लिए रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ परेशान करने वाली हो गई। मेरे जाने से पहले संप्रभु ने आदेश दिया कि मुझे ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को वापस लाना होगा जो स्पिरिट ग्रेट डिवाइन पिल दायरे तक पहुंचने में सक्षम हो। अगर मैं ऐसा करने में विफल रहता हूं तो मुझे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। हम बैंगनी बादल संप्रदाय के लोगों का भी ऐसा ही आदेश है। उस महान व्यक्ति ने मुझे ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को वापस लाने के लिए कहा, सेज जी यून ने शांति से कहा, उसकी नज़रें ईस्टर्न थंडर पल्स मास्टर पर टिकी हुई थीं। मैं उस सुंदर छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, परी हुआनिक्सी ने दयनीय नज़र और नर्म लहजे में कहा, मानो उसे दूर ले जाना उसे धमकाने का एक रूप होगा। तीनों के शब्दों ने हुओ मो को भौहें सिकोड़ दीं। वह उनकी मंशा समझ गया। वे उसे ग्रीनस्टोन एज और फ्लेम और स्पिरिट ग्रेट डिवाइन पिल देकर समझौता करने को तैयार थे, लेकिन वे सुंदर महिला अल्केमिस्ट को अपने साथ ले जाने पर अड़े रहे। परी हुआनिक्सी के लिए उसका व्यवहार और भी ज्यादा अपमानजनक था। उसे सुंदर लड़के से लगाव हो गया था और वह ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। हुओमो को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि वह शुरू में सुंदर लड़के के लिए आई थी, लेकिन अब उसकी आंखें उस पर चिपकी हुई लग रही थीं। वह बोलते हुए भी मुश्किल से उससे दूर हट रही थी। रेड हेवन सम्राट के लिए, जो चुप रहा था, हुओमो उसके इरादों को ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी उपस्थिति से पता चलता है कि उसके विचार संभवतः ऋषि जी यून के विचारों से मेल खाते थे। बेशक ये लोग शायद सिर्फ दिव्य गोली को जब्त करना चाहते थे, लेकिन अब जब वे उससे डर गए थे तो उन्होंने अपनी मांग बदलकर व्यक्ति को जब्त कर लिया। आखिरकार एक जंगली उच्च श्रेणी के ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट ने पहले ही एक गुट ढूंढ लिया होता, अगर वे चाहते। एक पल के प्रतिबिंब के बाद हुओमो की निगाहें सख्त हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तो ऐसा लगता है कि आप सभी का फायर स्पिरिट कबीले को कोई चेहरा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पूर्वज ने एक बार मुझसे कहा था कि चूंकि वह लंबे समय से दुनिया में नहीं आया है, इसलिए बाहरी लोग उसकी प्रसिद्धि को भूल गए होंगे। ऐसा लगता है कि वह सही था। शायद अब समय आ गया है कि वह एकांत से बाहर आए और हमारे अधिकार को फिर से स्थापित करे। हालांकि हुओमो को गर्व था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। खूबसूरत कीमियागर स्पिरिट ग्रेड के करीब की गोलियों को परिष्कृत कर सकती थी, और अगर वह आज बच गई तो वह निस्संदेह कुछ ही समय में एक महान ग्रैंड मास्टर कीमियागर बन जाएगी। हुओमो जानता था कि वह स्पिरिट ग्रेट ग्रैंड मास्टर कीमियागर के लक्ष्य का सामना नहीं कर सकता। चूंकि वे पहले से ही बहुत नाराज थे, इसलिए उसने आज पूरी ताकत से काम करने का निश्चय कर लिया था। ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को ले जाने देना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अगर ये लोग दखल देने पर अड़े रहे तो उसे अपना तुरुप का पत्ता खेलने पर मजबूर होना पड़ेगा। अध्याय 653 अत्यधिक दबाव। ऋषि जी यून का चेहरा असाधारण रूप से बदसूरत हो गया। मास्टर हुओमो बहुत दबंग हो रहे हैं। ईस्टर्न थंडर पल्स मास्टर और अन्य लोगों ने भी अपने भावों को काला कर लिया। वे पहले ही उस व्यक्ति के लिए पूछकर पीछे हट चुके थे, फिर भी हुओमो ने उन्हें आक्रामक रूप से धकेलना जारी रखा। क्या उसे सच में लगता था कि अग्नि आत्मा कबीला तुरंत उसकी सहायता के लिए यहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है? हुओमो ने ठंडी सांस ली, और जैसे ही वह और कठोर शब्द बोलने वाला था, उसके कानों में एक तेज धमाका हुआ। धमाका, साथ ही अंतहीन मैदानों के ऊपर विशाल आकाश में ऐसा लगा जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे प्रकट हो गए हों। अंत में वे तेजी से एक विशाल सरणी में बदल गए जिसने पूरे अंतरिक्ष को घेर लिया। जब आकाश में खगोलीय पिंड दिखाई दिए तो महाद्वीप के सभी कुलीन विशेषज्ञों ने ध्यान दिया, खासकर ऋषि जी यून और अन्य, जिन्होंने अचानक ऊपर देखा। अपने संयम के बावजूद वे उस भव्य व्यूह को देखकर एकदम से भयभीत हो गए, यहाँ तक कि उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। जो भव्य व्यूह अचानक प्रकट हुआ, उसने उन सभी को पूरी तरह से अपने भीतर फंसा लिया था। सिर्फ वे ही नहीं, वह व्यूह जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों को नीचे गिराता हुआ प्रतीत हो रहा था, अकल्पनीय रूप से विशाल था और उसने उस क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया था। इससे अनगिनत शक्तिशाली आकृतियां सदमे से पीली पड़ गईं। बहुत से लोग उस भव्य व्यूह को देखकर स्तब्ध थे, जो बहुत ऊपर दिखाई दिया था। ऐसी आध्यात्मिक व्यूह के तहत जो लोग अर्ध स्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच चुके थे, उनके दिल भी डर से कांप उठे। हुओमो और हुओयान ने एक साथ रंग बदला और अपने चेहरों पर भय दिखाया, क्योंकि उन्होंने भव्य व्यूह के प्रेरक को पहचान लिया था। ये वही निकला जिसे उन्होंने ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट माना था। इस समय किंग यान की शांत आंखों की पुतलियों में प्रकाश की अनगिनत किरणें एक साथ आ गईं। रहस्यमय आध्यात्मिक मोहरें जो सितारों जितनी असंख्य थीं, फिर प्रकाश की किरणों से संघनित हुईं। इस भव्य व्यूह को किसने स्थापित किया? तब तक किंग यांजिंग और ऊपर की भव्य व्यूह रचना के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था।
ऋषि जी युन और अन्य लोगों ने जल्दी से अपनी अविश्वसनीय निगाहें उस पर टिका दीं। ये कैसे संभव है? इस दृश्य को देखकर ऋषि जी युन और अन्य लोग अवाक रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किंग यांजिंग अचानक इतनी भयानक व्यूह रचना कैसे कर सकती है। क्या वह उच्च श्रेणी की ग्रैंड मास्टर की में अगर नहीं थी? उसकी आध्यात्मिक व्यूह रचना इतनी भयानक कैसे हो सकती है? यह आध्यात्मिक व्यूह रचना पहले से ही उनके लिए एक बड़ा खतरा थी। इसके अलावा उसकी ताकत भी अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच गई थी। ऋषि जी युन और अन्य लोगों ने पहले ही अपने दिलों में खुफिया काम के लिए जिम्मेदार लोगों को शाप दे दिया था। ये किस तरह का घटिया खुफिया काम था? उन्हें जो भी जानकारी मिली थी वह सही नहीं थी। यह विचार कि किंग यांजिंग आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक व्यूह रचना में महारत और कीमिया में एक साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है और उन सभी में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है, कुछ ऐसा था जिस पर वे विश्वास नहीं कर सकते थे। इसलिए केवल एक ही संभावित निष्कर्ष था, किंग यांजिंग की मुख्य विशेषज्ञता आध्यात्मिक सरणी महारत में थी और कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो ग्रैंड मास्टर की म्यागर था। साधारण पृथ्वी के शासक भी स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। कुछ उन्मत्त विचार के बाद सभी ने अपनी निगाहें जियाओ मिंग की ओर घुमाईं। न देखना ठीक था, लेकिन जितना वे देखते गए उतने ही भयभीत होते गए। उसकी आभा कमजोर लग रही थी, फिर भी यह रसातल की तरह विशाल और अथाह थी। उसे जांचने के उनके सभी प्रयास बिना लहर बनाए समुद्र में गायब हो जाने वाली छोटी बूंदों की तरह थे। अरे, जो सबसे कमजोर दिखाई दे रहा था वह लोहे का एक विशाल स्लैब निकला, और सबसे कठोर किस्म का। सभी के चेहरे हरे हो गए, खासकर सेज जी युन और ओल्ड यान। सबसे मजबूत होने के कारण उन्होंने इसे सबसे गहरा महसूस किया। अपनी ताकत के साथ अर्धस्वर्गीय संप्रभु चरण के करीब वे जियाओ मिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके। अगर यह घटना अभी कुछ समय पहले हुई होती तो वे सोचते कि जियाओ मिंग सिर्फ एक मुफ्तखोर है जिसकी ताकत बहुत कम है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह कम से कम उनसे उतना ही मजबूत है, अगर उनसे ज्यादा नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक व्यूह विद्वान हमेशा से ही उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। ये केवल उनकी पिछली बुद्धिमत्ता से अंधापन था जिसने उन्हें गुमराह किया था। सर, इस मामले का वास्तव में इस सम्राट से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं। क्या मुझे पहले भव्य व्यू से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है? लाल स्वर्ग सम्राट का चेहरा गंभीर था और यह महसूस करने के बाद कि उसके सामने वाला व्यक्ति आसान लक्ष्य नहीं था, उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। ऋषि जी यून और दो अन्य लोगों ने भी जल्दी से बात की। इस ऋषि का आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। यह विनम्र महिला केवल सर के साथ गहन बातचीत करना चाहती थी और उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। यही बात इस पल्स मास्टर के लिए भी लागू होती है। हुओमो ने ऋषि जी यून और अन्य लोगों के शब्दों को सुनकर मन ही मन कोसा। कुछ क्षण पहले वे अपना दावा पेश करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है तो वे भागना चाहते थे। वास्तव में वे बूढ़े लोमड़ियों का झुंड थे। कोसने के अलावा हुओमो को पता था कि उनका निर्णय बुद्धिमानी भरा था। भव्य व्यूह का आकार एक साधारण आध्यात्मिक व्यूह विद्वान द्वारा स्थापित किए जाने से कहीं अधिक था, और चूंकि ऋषि जी यून और अन्य ने वास्तव में कोई शारीरिक टकराव शुरू नहीं किया था, इसलिए इस तरह के दुर्जय व्यूह के खिलाफ मौत से लड़ने के लायक नहीं था। अर्धस्वर्गीय संप्रभु मंच पर चार कुलीन विशेषज्ञ निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को विराम देंगे। उनके सफलतापूर्वक भागने के विचार से खुद को और ओल्ड यान को एक आध्यात्मिक व्यूह विद्वान और एक कीमिया ग्रैंड मास्टर का सामना करने के लिए छोड़कर हुओमो का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। दोनों विरोधियों की युद्ध क्षमताएं आमतौर पर एक ही मंच पर दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत थीं। लगता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का सहारा लेना होगा, उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि फायर के चरित्र के साथ उत्कीर्ण एक जेड टोकन उसकी हथेली में दिखाई दिया। जैसे ही वह इसे दबाने वाला था, उसे जियोमिंग की आवाज ने बाधित कर दिया। छोड़ना असंभव नहीं है, बस अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दो और यह सम्राट तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दे सकता है। जियोमिंग की आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं, लेकिन उसके शांत शब्दों ने सभी के बीच हंगामा मचा दिया, खासकर उन लोगों में जिनकी ताकत ऋषि जी यून से मेल नहीं खाती थी, जिन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया था। यह आदमी हमारी सारी संपत्ति चाहता है। असंभव, मैंने अपनी संपत्ति के लिए 500 साल काम किया है। ठीक है, चलो उससे लड़ते हैं। हमारे पास वैसे भी ज्यादा लोग हैं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत आगे जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? ऋषि जी ह्यून, लाल स्वर्ग सम्राट, पूर्वी थंडर पल्स मास्टर और परिहुआनिक्सी सभी ने गुस्से में कहा। जब उन्होंने यह मांग सुनी तो उनके चेहरे लोहे के नीले हो गए। देवियों और सज्जनों, हम सेना में शामिल क्यों नहीं होते? 5 अर्धस्वर्गीय सम्राटों को पहले इन तीनों को वश में करना चाहिए, हुओमो ने वास्तव में प्रसन्न होकर कहा। उसने जियाओ मिंग से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी और जल्दी से अपना निमंत्रण दे दिया। इस प्रस्ताव ने ऋषि जी ह्यून और अन्य लोगों को थोड़ा लुभाया।
आखिरकार उनकी सारी संपत्ति सौंपना सवाल से बाहर था और टकराव अपरिहार्य लग रहा था। किंग यांजिंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने अपने सामने विरोधियों को देखा। उसके भव्य समूह के भीतर एक ही मंच पर एक सहकर्मी आमने सामने की लड़ाई में 15 मिनट तक नहीं टिक सकता था, और कुछ और के साथ भी बचना इतना आसान नहीं होगा। अगर जियाओ मिंग ने उसे यह नहीं बताया होता कि उसे इसे संभालने दे, तो वह पहले से ही उन लोगों को कुचलना शुरू कर सकती थी जिनकी ताकत अर्धस्वर्गीय सम्राट मंच से कम थी। जब जियाओ मिंग ने देखा कि ऋषि जी यून और अन्य लोगों ने अपना एकमात्र मौका अस्वीकार कर दिया था, तो उसने अपनी पलकें थोड़ी नीचे की और उदासीनता से कहा, आगे बढ़ो, यह मत कहो कि इस सम्राट ने धमकाया, कमजोर लोगों को मौका न देकर उन्हें हराओ। अहंकारी ऋषि जी यून और अन्य लोगों का गुस्सा तब भड़क उठा जब उन्होंने जियाओ मिंग के रवैये को देखा, मानो वह हर किसी से लड़ने के लिए तैयार था और उन्हें पहले हमला करने दे रहा था। वे पूजनीय पूर्वज थे जिन्होंने अपने अपने महाद्वीपों पर प्रभुत्व जमाया था, वे इस तरह का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। चूंकि वह इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है, तो आइए उसे हराने और भव्य व्यूह को तोड़ने के लिए सेना में शामिल हों। ऋषि जी यून का चेहरा चिल्लाते हुए काला पड़ गया। एक विशाल बैंगनी प्रकाश फैल गया और उसके पीछे एक विशाल बैंगनी आकृति उभरी। ये स्पष्ट रूप से वह सर्वोच्च दिव्य शरीर था जिसे उसने विकसित किया था। बैंगनी सम्राट सितारा तोड़ने वाली उंगली। ऋषि जी यून ने अपने हाथ की मुहरों को बदलते हुए गहरी आवाज में मंत्रोच्चार किया। उसने अपनी उंगलियों को एक साथ मोड़ा और अचानक हवा में इशारा किया। इसी तरह उसके पीछे बैंगनी विशालकाय ने 2 उंगलियां फैलाईं, जो घूमती हुई बैंगनी रोशनी से घिरी हुई थीं, जिससे एक विशाल बैंगनी तारों वाले आकाश का भ्रम पैदा हो रहा था। इसकी उंगलियां इस तरह फैली हुई थीं मानो आकाश से तारे तोड़ रही हों। ये देखकर पूर्वी थंडर पल्स मास्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की। जैसे ही उसने अपनी आंखें जियाओ मिंग पर टिकाईं, चमकदार बिजली के बोल्ट आसमान में चमक उठे। परी हुआनक्सी ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा था। उसके पीछे विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे एक विशाल पारदर्शी सिलहुट मंडरा रहा हो। ओल्ड यान से अचानक असीम काली लपटें फूट पड़ीं, जो उसके चारों ओर घूम रही थीं और उसके पीछे एक काले बर्फ के पहाड़ का निर्माण कर रही थीं। बर्फ के पहाड़ से अजीब उतार चढ़ाव निकल रहे थे। 5 महान शक्तियों ने एक ही समय पर हमला किया। उनके संयुक्त आध्यात्मिक दबाव ने पूरे भव्य समूह को घेर लिया। अनगिनत साधक इस दबाव से कांप उठे, उनके चेहरे पर भय झलक रहा था। ऐसे दमनकारी बल के तहत सिद्ध अवस्था वाले लोगों में भी लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो गई और वे हमले में शामिल होने से बच गए। वे हमले के लक्ष्य नहीं थे, फिर भी उन्हें यह इतना असहनीय लगा। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि जियो मिंग उस समय कितना जबरदस्त दबाव में था जब वह सीधे 5 अर्धस्वर्गीय संप्रभुओं का सामना कर रहा था। अनगिनत निगाहें आसमान में आकृति की ओर मुड़ी, केवल ये देखने के लिए कि युवक बिल्कुल स्थिर था, उसके कपड़े लोहे से बने हुए जैसे कठोर थे। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, वे उसे थोड़ा भी हिला नहीं सकती थीं। जियो मिंग ने अपना सिर उठाया और दूर की आकृतियों को भयंकर सूर्य की तरह चमकते हुए देखा। 5 अर्धस्वर्गीय संप्रभुओं का एकजुट मोर्चा उसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी जगाने में विफल रहा। मैं अपनी आभा से उन्हें कुचल दूंगी, जियो मिंग ने सोचा। धमाका! आध्यात्मिक प्रकाश की अरबों किरणें अचानक उसके भीतर से फूट पड़ीं। उसके पीछे का स्थान ज्वालाओं की एक विशाल दुनिया में बदल गया जो हजारों मील तक फैली हुई थी, जिसका असीम दबाव दुनिया भर में फैल रहा था। धमाका! धमाका! यहाँ तक कि दुनिया भी इस भारी दबाव से कांप उठी और नीचे की जमीन लगातार टूटने लगी। जो साधक पृथ्वी संप्रभु अवस्था से नीचे थे, वे इस कुचलने वाली शक्ति के कारण लगभग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। जो लोग पृथ्वी संप्रभु अवस्था से ऊपर थे, वे भी अपने घुटनों की चरमराहट सुन सकते थे क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। एक स्वर्गीय संप्रभु से आभा का बेलगाम विमोचन कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक पृथ्वी संप्रभु झेल सके। जहां तक भयंकर सूर्य की तरह धधकते बड़े हमलों की बात है, वे हिंसक रूप से बिखर गए। ऋषि जी यून और अन्य लोग उस सुंदर युवक को भयभीत होकर देख रहे थे। वे स्पष्ट रूप से उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उछाल को महसूस कर सकते थे। इस तरह का उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था को पार कर गया था। वह एक स्वर्गीय संप्रभु था। हुमो और ओल्ड यान पूरी तरह से अचंभित रह गए। ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो और उन्हें होश में आने में बहुत समय लगा। यह एक स्वर्गीय संप्रभु था। महान हजार दुनिया में अस्तित्व का शिखर, एक ऐसा क्षेत्र जहां अनगिनत विलक्षण प्रतिभाएं अपनी पूरी क्षमता से भी कभी नहीं पहुंच सकती। ये कैसे हो सकता है? अध्याय 654 स्वर्गीय सम्राट का आह्वान। जमीन पर घुटने टेके वे मजबूत व्यक्ति उस युवा आकृति को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी नज़र में, जिसे वे आसानी से कुचल सकते थे, वह अचानक स्वर्गीय सम्राट में बदल गया था। उन्हें जो सदमा और भय महसूस हुआ, वह बाहरी लोगों की समझ से परे था।
आसमान में ऋषि जी यून और अन्य जो मुश्किल से टिके हुए थे, स्वर्गीय सम्राट पर हमला करने की हिम्मत करने के विचार से मौत की तरह पीले पड़ गए। उनके चेहरों पर झरने की तरह ठंडा पसीना बह रहा था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे स्वर्गीय सम्राट के चरण तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि कितने साल हो गए हैं जब से वे वह अंतिम आधा कदम भी नहीं उठा पाए थे। ठीक इसलिए क्योंकि वे स्वर्गीय सम्राट बनने के इतने करीब थे, वे एक की भयानक शक्ति को अच्छी तरह समझते थे। दूसरे पक्ष के लिए उनसे निपटना चींटी को कुचलने जितना आसान हो सकता था। गप कुलपति ऋषि जी यून ने मुश्किल से निगला और दया की भीख मांगने और ऋषि ZQE को अपने समर्थन के रूप में उल्लेख करने वाला था। उम्मीद है कि दूसरा पक्ष दूसरे स्वर्गीय संप्रभु के सम्मान में उसकी जान बख्श देगा। हालांकि जैसे ही उसने 2 शब्द कहे, उसे एक धीमी दहाड़ ने बाधित कर दिया। ऋषि जी यून इस डर से कि विनती करने में उसकी देरी उसे मार सकती है, गुस्से से दहाड़ के स्रोत की ओर मुड़ गया। उसने हुओमो को देखा, जिसकी आंखें क्रोध से चौड़ी थीं। उसने एक उग्र लाल जेड पेंडेंट को श्रद्धापूर्वक पकड़ रखा था। हुओमो ने अपनी जीभ काटी और पेंडेंट पर खून का एक कौर थूक दिया। पूर्वज, मुझे बचाओ, भनभनाना। जैसे ही खून ने पेंडेंट को छुआ, उसमें अचानक एक आसमान को ढकने वाली ज्वलंत रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी के भीतर एक चरम और भयानक आभा फैल गई, जो हर चीज पर हावी हो गई। एक और स्वर्गीय सम्राट की आभा। क्या इस युवा मूर्ख ने अपना दिमाग खो दिया है? स्वर्गीय सम्राट की लड़ाई शुरू करने से हम उसके परिणाम से ही मर सकते हैं। ऋषि जी यून ने मन ही मन शाप दिया, बिना किसी संदेह के, जानते हुए कि हुओमो पूर्वज हो लिंग को बुला रहा था। पूर्वज हो लिंग दसियों हजार वर्षों से एक स्वर्गीय सम्राट थे, जो एक साधारण स्वर्गीय सम्राट से कहीं बढ़कर थे, लेकिन ऐसी स्थिति में उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उतरना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा यह एक अवतार होगा, और एक अवतार स्वर्गीय सम्राट के असली शरीर के खिलाफ क्या कर सकता है? अगर स्वर्गीय सम्राट लड़े तो पूरा व्यापारी महाद्वीप बिखर जाएगा। क्या पूर्वज हो लिंग ऐसी स्थिति में उनकी रक्षा कर सकते हैं? कोई मौका नहीं। इसके अलावा पूर्वज हो लिंग के उतरने में जितना समय लगा, वह युवा स्वर्गीय सम्राट उन्हें आसानी से कुचल सकता था, संभवतः इस प्रक्रिया में उन सभी को मार सकता था। ये ध्यान में रखते हुए ऋषि जी यून ने अपनी आंख के कोने से एक झलक देखी। निश्चित रूप से उसने युवा स्वर्गीय संप्रभु की भौं को थोड़ा सिकुड़ते हुए देखा, और फिर एक दमनकारी शक्ति को महसूस किया जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह शापित मूर्ख हम सभी को मार डालेगा। ऋषि जी यून ने एक आंतरिक दहाड़ लगाए। इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ, वह और अन्य लोग टूटे हुए पंखों वाले पक्षियों की तरह आकाश से गिर गए, जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कई दर्जन मीटर चौड़े गड्ढे छोड़ गए। धमाका। ऋषि जी यून और अन्य, जो अर्ध स्वर्गीय संप्रभु मंच पर थे, ने गिरने से सितारों को देखा, लेकिन अन्यथा वे सुरक्षित थे। दूसरी ओर हुओमो में उनकी ताकत की कमी थी और इस समय वह ओल्डियान की सुरक्षा से परे था। भारी दबाव के कारण उसके अंग मुड़ गए, उसके कान और नाक से खून बहने लगा और उसने पीड़ा की तीखी चीखें निकालीं। जियाओ मिंग इन लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहा, उसकी निगाहें उग्र लाल जेड पेंडेंट पर टिकी रहीं। उसके बगल में किंग यांजिंग ने चुपचाप आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, जहां तक मुझे पता है, पूर्वज हो लिंग 10,000 वर्षों से स्वर्गीय सम्राट रहे हैं और अब कम से कम अमर ग्रेड पर हैं। यही कारण है कि ऋषि जी यून और अन्य हुओमो की धमकियों से इतने चिंतित थे। उनका समर्थन करने वाले स्वर्गीय सम्राट केवल आत्मा ग्रेड पर हैं। जियाओ मिंग ने शांति से सिर हिलाया। अगर पूर्वज हो लिंग व्यक्तिगत रूप से उतरते हैं तो ये परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अवतार कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किंग यांजिंग दंग रह गई, फिर प्यार से मुस्कुराए। मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी चमकदार मुस्कान किसी की भी आंखों में चमक ला सकती थी, उसे कसकर गले लगाने की अदम्य इच्छा पैदा कर सकती थी। जियाओ मिंग भी मुस्कुराया, फिर अपना सिर उठाया, थोड़ा सा आंखें सिकुड़ते हुए उसने उग्र लाल जेड पेंडेंट को देखा। उसमें से आग की रोशनी फैल गई और अंततः एक लाल आकृति धीरे धीरे संघनित हो गई। आसमान में उग्र लाल आकृति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ी थी। उसके लाल बाल आग की लपटों की तरह जल रहे थे, और हालांकि वह बूढ़ा दिख रहा था, उसकी आंखों में अनंत ज्ञान था और उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह चिकनी थी। स्वाभाविक रूप से उससे निकलने वाली विशाल राजसी आभा उसकी स्थिति से पूरी तरह मेल खाती थी। वे मजबूत व्यक्ति जो जमीन पर फेंके गए थे या घुटने टेक रहे थे, उन्होंने इस भारी दबाव को महसूस किया और कांप उठे। काश वे हुओमो का गला घोंट सकते। स्वर्गीय सम्राट जैसा सर्वोच्च व्यक्ति उनके जैसे छोटे लोगों से परेशान नहीं होगा। उन्हें कुछ झुकने के बाद रिहा किया जा सकता था, लेकिन अब जब एक और स्वर्गीय सम्राट को बुलाया गया था, अगर लड़ाई छिड़ गई तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दुर्भाग्य से पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ मिंग ने उन्हें पहले ही एक मौका दिया था जिसे वे लेने में विफल रहे। अब उन्हें अपनी पसंद का कड़वा फल भोगना होगा। ताकत की कमी का मतलब था कि अपने भाग्य को सही मायने में नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना।
जैसे ही आकृति दिखाई दी, उसकी निगाह हुओ मो पर गई और एक गरजती हुई आवाज़ पूरे देश में गूंज उठी। ये किसने किया? दबाव से हुओ मो लगभग बेहोश हो गया था और जवाब देने में असमर्थ था। ये देखकर बूढ़े यान के पास चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूर्वज को रिपोर्ट करते हुए, ये हमारे सामने स्वर्गीय सम्राट था। पूर्वज हुओ लिंग ने वास्तव में जियाओ मिंग को देखा था और महसूस किया था कि मामला उससे संबंधित था। आखिरकार दूसरे पक्ष के भयानक स्वर्गीय सम्राट के दबाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसे अभी भी आश्वस्त होने की आवश्यकता थी। सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने पर पूर्वज हुओ लिंग ने अपने सदमे और क्रोध को दबाते हुए रुककर जियाओ मिंग की ओर देखा। उसे ध्यान से जांचने के बाद पूर्वज हुओ लिंग ने एक प्रारंभिक धारणा बनाई: युवा, शक्तिशाली, जीवंत और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह पहचान नहीं पाया। ये बूढ़ा आदमी पूर्वज हुओ लिंग है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पूर्वज हुओ लिंग ने भौहें सिकुड़ी और ऊंची आवाज में बोला, स्वर्गीय सम्राट जियाओ मिंग। पूर्वज हुओ लिंग की गंभीरता के विपरीत जियाओ मिंग ने थोड़ी आलसी मुस्कान पहनी थी। स्वर्गीय सम्राट, इस प्रभावशाली उपाधि ने पहले तो पूर्वज हुओ लिंग को प्राचीन स्वर्गीय सम्राट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। ये व्यक्ति इतना युवा था, वह संभवतः प्राचीन स्वर्गीय सम्राट नहीं हो सकता था। यह एक संयोग ही होगा, क्योंकि विशाल महान हजार दुनिया में नामों का ओवरलैप होना असामान्य नहीं था। तो ये स्वर्गीय सम्राट है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे इस कबीले के सदस्य ने स्वर्गीय सम्राट को कैसे नाराज किया कि उसे इतनी सजा मिलनी चाहिए? सजा? जियाओ मिंग ने समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये तथ्य कि उसने सभी को थप्पड़ नहीं मारे थे पहले से ही उसके अच्छे स्वभाव का संकेत था। उसने जो किया था वह केवल एक छोटी सी सजा थी। पूर्वज हुओ लिंग ने देखा कि जियाओ मिंग ने उसे कोई चेहरा नहीं दिखाया और कुछ हद तक असंतुष्ट दिख रहा था, इसलिए वह केवल ओल्ड यान को देख सकता था। बाद के स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्वज हुओ लिंग को पूरी कहानी समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा एक अपवित्र वंशज जो लापरवाही से काम करने के लिए थोड़ी प्रतिभा और मजबूत समर्थन पर निर्भर है। स्थिति को समझने के बाद पूर्वज हुओ लिंग को हुओ मो को थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा हुई। कितना अंधा मूर्ख! जितने लोगों को वह लूट सकता था, उनमें से उसे एक स्वर्गीय सम्राट को चुनना पड़ा। यदि ये तथ्य न होता कि अग्नि आत्मा कबीला वर्षों से पतन की ओर अग्रसर था, तथा उसके अलावा अन्य सभी स्वर्गीय शासक नष्ट हो गए थे, तथा युवा पीढ़ी को पोषित करने और कबीले की प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता न होती, तो वह वास्तव में ऐसे शर्मनाक मामले से निपटना नहीं चाहता। अध्याय 655 स्वर्गीय सम्राट बनाम पूर्वज हुओ लिंग। चाहे जो भी हो, हुओ मो अभी भी एक मुख्य शाखा का युवा स्वामी था और अग्नि आत्मा कबीले में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था, जो कबीले का चेहरा दर्शाता था। पूर्वज हुओ लिंग निश्चित रूप से उसे त्याग नहीं सकते थे। आसमान में पूर्वज हुओ लिंग ने हुओ मो पर एक भयंकर नजर डाली, उसकी वर्तमान स्थिति को अनदेखा करते हुए। फिर उसने अपना सिर घुमाया और एक गंभीर भाव के साथ जियो मिंग को देखा, एक सौम्य मुस्कान के साथ। यह मामला वास्तव में हमारे कबीले की गलती है। हालांकि स्वर्गीय सम्राट ने पहले ही इन कनिष्ठों को दंडित कर दिया है। हमारे अग्नि आत्मा कबीले को कुछ सम्मान देने और इस मामले को शांत करने के बारे में क्या ख्याल है? पूर्वज हुओ लिंग ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की। भले ही अग्नि आत्मा कबीले ने बेहतर दिन देखे हों, लेकिन यह अभी भी अपनी लंबे समय से चली आ रही विरासत से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा रखता है। उत्तरी गहन महल और ZQ आध्यात्मिक गुफा जैसी अन्य महाशक्तियों की तुलना में, जो कुछ हद तक एकांत में थी, अग्नि आत्मा कबीले की प्रतिष्ठा पूरे महान हजार दुनिया में गूंजती थी। अपनी दुर्जय शक्ति के अलावा पूर्वज हुओ लिंग अपने मित्रों के व्यापक नेटवर्क के लिए भी जाने जाते थे। इसलिए जब भी वे उन्हें देखते थे तो ज्यादातर लोग उन्हें कुछ सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से उन्हें नहीं पता था कि जियाओ मिंग हाल ही में महान हजार दुनिया में आया था और उसे अग्नि आत्मा कबीले के प्रभाव की बहुत कम जानकारी थी। जियाओ मिंग स्काइलो महाद्वीप के खिलाफ कदम उठाने की योजना भी बना रहा था, जिसमें 10 से ज्यादा स्वर्गीय शासक थे। अगर जियाओ मिंग इतने सारे स्वर्गीय शासकों को नाराज करने से नहीं डरता था, तो वह एक साधारण पूर्वज हुओ लिंग को सम्मान देने की परवाह क्यों करेगा? क्या होगा अगर यह सम्राट आपको ये सम्मान न देने का फैसला करता है? ये स्पष्ट था कि जियाओ मिंग का अब कोई सम्मान देने का इरादा नहीं था। उनके शांत शब्दों ने क्षेत्र के अनगिनत मजबूत व्यक्तियों के दिलों में एक झटका भेजा। जियाओ मिंग की आवाज़ हवा में गूंज उठी, अनगिनत विशेषज्ञों की पीठ को ठंडे पसीने से भिगो दिया और उनमें घटनास्थल से भागने की जबरदस्त इच्छा पैदा कर दी। पूर्वज हुओ लिंग 10,000 वर्षों से एक स्वर्गीय सम्राट थे और स्वर्गीय सम्राट की भव्य आभा भी कम दुर्जय नहीं थी। उनके बीच टकराव निस्संदेह एक प्रलयकारी युद्ध का परिणाम होगा और आसपास के सभी लोग गोलीबारी में फंस जाएंगे। इस स्तर पर संघर्ष स्वाभाविक रूप से विनाश की संभावना रखता है। दुर्भाग्य से स्वर्गीय शासकों की दमनकारी आभा इतनी भारी थी कि ये लोग अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर सकते थे। भागने का विचार एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं था।
जियाओ मिंग का जवाब सुनकर पूर्वज हो लिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवक इतना अनिच्छुक होगा और उसने अचानक खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? इस सम्राट ने निचले विमानों से महान हजार दुनिया में चढ़ने के बाद से लुटेरों की 30 से कम लहरों का सामना नहीं किया है। इन दुष्टों में से हर एक को उनके सहायक बलों के साथ इस सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए ये कहा, लेकिन अंतर्निहित संदेश और खून की असाधारण रूप से मजबूत गंध ने पूर्वज हो लिंग के माथे को और गहरा कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ मिंग निचले विमानों से कोई होगा। अगर आज कोई दूसरा स्वर्गीय सम्राट प्रकट होता तो शायद वे कुछ सम्मान देते। हालांकि चूंकि वह निचले लोगों से कोई था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वह आसानी से पीछे हट जाता। जो लोग निचले लोगों से ऊपर चढ़ते थे वे हमेशा अपने ही ग्रह पर सबसे शक्तिशाली होते थे, और जब तक वे वहां थे दूसरे लोग उन्हें सम्मान देते थे बजाय इसके कि वे सम्मान दें। इसके अलावा महान हजार दुनिया में नए लोगों के रूप में उन्हें अक्सर इसकी शक्ति संरचनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती थी। ये संभावना थी कि इस स्वर्गीय सम्राट ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। अगर दूसरे पक्ष को उसका नाम नहीं पता था तो उसका पहले सम्मान देने का उल्लेख कुछ न कहने के बराबर था। बेशक अब तक जियाओ मिंग के शब्दों के कारण पूर्वज हो लिंग का धैर्य खत्म हो चुका था। उसकी आंखें चील की तरह तेज हो गईं क्योंकि उसने जियाओ मिंग पर अपनी नजरें टिकाईं। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरे अग्नि आत्मा कबीले का विनाश करना चाहते हो? उस हद तक नहीं। अग्नि आत्मा कबीला कोई बुरी ताकत नहीं है और हजारों में से कुछ बुरे लोगों का होना सामान्य बात है। जब तक आप होमो और उसके रक्षक की साधना को कमजोर करते हैं और इस सम्राट को 20 अरब संप्रभु आत्मा द्रव्य और दिव्य ज्वाला रैंकिंग में रैंक की गई 5 दिव्य ज्वालाएं प्रदान करते हैं, तब तक ये सम्राट बीती बातों को भूल सकता है। पूर्वज हो लिंग लगभग गुस्से में हंस पड़े। 20 अरब संप्रभु आत्मा द्रव्य उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन रैंक की गई दिव्य ज्वालाएं अविश्वसनीय रूप से मिलना मुश्किल था। अग्नि आत्मा कबीले के भीतर भी उनकी संख्या सीमित थी। इनमें से कई दिव्य ज्वालाएं वर्षों से अनगिनत लड़ाइयों में अग्नि आत्मा कबीले के पूर्ववर्तियों के साथ थीं। उनका आध्यात्मिक सार लंबे समय से कबीले के साथ घुल मिल गया था, जिससे वे उन प्राचीन शक्तियों के अवतारों के समान हो गए थे। वे अग्नि आत्मा कबीले की सच्ची नींव थे। यहाँ तक कि कबीले के सबसे उत्कृष्ट शिष्य भी उन्हें चलाने के लिए आसानी से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते थे। फिर भी जियाओ मिंग ने लापरवाही से उनमें से 5 की मांग की जैसे कि वे गोभी हों। पूर्वज हो लिंग ने निर्णायक रूप से मना कर दिया, असंभव। मैं ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने लंबे समय से सुना है कि निचले स्तरों से ऊपर उठने वाले सर्वोच्च विशेषज्ञ सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और प्रतिभावान होते हैं। दुर्भाग्य से मुझे कभी भी किसी से मिलने का अवसर नहीं मिला। हालांकि आज ऐसा लगता है कि हम एक दुर्लभ मुठभेड़ के लिए किस्मत में हैं और मैं खुद आपके कौशल को देखना चाहूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसके शरीर से अचानक बहुरंगी लपटों की झड़ी लग गई और उसके हाथ की हथेली में समा गई। अरे, वे वास्तव में लड़ने जा रहे हैं। अनगिनत विशेषज्ञ बहुरंगी लपटों को देखकर भयभीत हो गए। वे महसूस कर सकते थे कि एक बार लपटें निकलने के बाद सैकड़ों हजारों मील के भीतर की हर चीज तुरंत आग के समुद्र में समा जाएगी, जिसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। ओह, आपको पहले ही ऐसा कहना चाहिए था। जियाओ मिंग आसमान की ओर उठे और बड़ी दिलचस्पी से बहुरंगी लपटों को देखा। उन्हें लगा कि ये लपटें पहले प्राप्त की गई ग्रीनस्टोन एज और फ्लेम की तुलना में उच्च गुणवत्ता की थीं। मैंने बहुत समय से सुना है कि अग्नि आत्मा कबीला अग्नि के क्षेत्र में उत्कृष्ट है। आज मैं इसे प्रत्यक्ष अनुभव करूंगा। जैसा आप चाहें। पूर्वज हो लिंग ने अपने आप से कहा, जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथों ने तेजी से मुहरें बनाई और उसके सामने बहुरंगी लपटें अपार अग्नि की रोशनी के साथ उठीं, धधकते सूरज की तरह प्रत्येक शुद्ध विनाश की लहरें बिखेर रही थीं। गूंज, एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में धधकते सूरज कांप उठे, जिससे धरती हिल गई। ऋषि जी युन और अन्य लोग धधकते सूरज को ध्यान से देख रहे थे, उनके चेहरे सदमे से विकृत हो गए थे। उस लाल आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भी लहर उन्हें आसानी से नष्ट कर सकती थी। ये पूर्वज हो लिंग एक शक्तिशाली व्यक्ति के योग्य था जिसने 10,000 साल पहले स्वर्गीय संप्रभु में कदम रखा था। यहाँ तक कि उसका एकमात्र अवतार भी इतना शक्तिशाली था। जबकि ऋषि जी युन और अन्य लोग सदमे में थे, धधकते सूरज एक विशाल आग में मिल गए। लाल कांस्य घंटी, इसकी सतह पर अनगिनत अजीबोगरीब रून उत्कीर्ण हैं। फायर स्पिरिट बेल। पूर्वज हो लिंग की धीमी चीख के साथ कांस्य घंटी तेजी से नीचे उतरी और एक तेज गति से जियो मिंग को निगल गई। विशाल घंटी फिर आकाश में स्थिर रूप से तैरने लगी, जिसके भीतर से जलती हुई लपटों की हल्की आवाजें निकल रही थीं। ये फायर स्पिरिट बेल मेरे जीवन सार लौ से बनी है, जो मेरे कबीले की अनगिनत लपटों के सार द्वारा और अधिक उत्प्रेरित होती है। ये 10,000 आग की शक्ति इकट्ठा करती है। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय सम्राट भी अगर इसके अंदर फंस जाए तो शुद्ध हो जाएगा। पूर्वज हो लिंग की गहरी, थोड़ी गर्व भरी आवाज घंटी के अंदर गूंजी। वास्तव में असाधारण।
जियोमिंग ने सहमति व्यक्त की, सिर हिलाया जैसे कि वह आग की लपटों से भुना हुआ व्यक्ति नहीं था। हालांकि इस सम्राट के पास भी एक लौ है जिसे आप देख सकते हैं। जैसे ही जियोमिंग के शब्द निकले, घंटी की सतह पर अनगिनत अग्नि रून एक दृश्यमान गति से टूटने लगे। नाजुक और चमकदार लपटों की लपटें बाहर निकलने लगी और जहां भी ये लपटें फैलीं, वहां धधकती लाल रोशनी धूप में बर्फ की तरह पिघल गई। पूर्वज हो लिंग की पुतलियां ये दृश्य देखकर थोड़ी सिकुड़ गईं। चटक, चमकदार लपटें बाहर निकलती रहीं और कुछ ही क्षणों में पूरी लाल घंटी को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे जैसे लपटें बढ़ती गईं, वह घंटी जो मूल रूप से आग से बनी थी, पिघलकर तरल अवस्था में बहने लगी। शोरगुल, पूरे क्षेत्र में विस्मयकारी बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई। अनगिनत विशेषज्ञ मन ही मन भयभीत थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इन दो स्वर्गीय शासकों के बीच टकराव में इतनी जल्दी एक स्पष्ट विजेता सामने आएगा। वे भी बता सकते थे कि स्वर्गीय सम्राट की लौ कहीं ज्यादा दबंग थी। पूर्वज हो लिंग, जो आग के हेरफेर में विशेषज्ञ थे, को उनके ही क्षेत्र में एक युवा पीढ़ी ने हरा दिया था। भले ही यह पूर्वज हो लिंग का असली रूप नहीं था, फिर भी यह एक नुकसान था। पूर्वज हो लिंग एक पल के लिए दृश्य को चकित होकर देखता रहा। फिर उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ हानिकर जियाओमिंग को देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी उस ज्वाला का नाम क्या है? सम्राट ज्वाला। अध्याय 656, उत्सव का निमंत्रण। सम्राट ज्वाला, ये दर्जनों दिव्य ज्वालाओं का मिश्रण प्रतीत होता है, अविश्वसनीय रूप से दबंग। यहाँ तक कि इस बूढ़े व्यक्ति की जीवनसार ज्वाला भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ज्वालाओं के सम्राट के रूप में अपने नाम के योग्य। अभी ये बूढ़ा व्यक्ति ही हार गया। उनके आदान प्रदान से अपेक्षित प्रलय नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही परिणाम स्पष्ट हुआ, पूर्वज हो लिंग को पता चल गया कि केवल एक अवतार के साथ वह अपने सामने स्वर्गीय सम्राट को नहीं हरा सकता। मैं केवल एक छोटे अंतर से जीतने में कामयाब रहा। जियोमिंग ने गर्व का कोई संकेत नहीं दिखाया, केवल एक फीकी मुस्कान। पूर्वज हो लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हार तो हार ही होती है। फिर वह तेजी से हुओमो और ओल्ड यान की ओर मुड़ा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी आस्तीन लहराए। एक भयंकर ज्वाला उन दोनों पर छा गई और उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया और तुरंत ही दोनों ने चीखना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि जी यून और अन्य लोग पसीने से लथपथ हो गए। कुछ सांसों के बाद दोनों सभी की नज़रों में फिर से प्रकट हुए, बमुश्किल जीवित। हुओमो और ओल्ड इस समय मुश्किल से सांस ले रहे थे और उनकी अधिकांश साधना समाप्त हो चुकी थी। जियाओमिंग इस बात से कुछ हद तक हैरान था कि इस पूर्वज हो लिंग ने कितना निर्णायक काम किया था। वास्तव में पूर्वज हो लिंग के अपने विचार थे। उनकी साधना को खुद ही अपंग करके, भले ही इसकी कीमत बहुत अधिक हो, फिर भी उनके पास ठीक होने का मौका था। लेकिन अगर जियाओमिंग ने काम किया होता तो उनकी जान जा सकती थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए उनके लिए यह बेहतर था कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से करें। उनकी साधना को अपंग करने के बाद पूर्वज हो लिंग को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। उसने ओल्ड यान की ओर इशारा किया और उसके शरीर से अचानक एक काली लौ फूट पड़ी। हो यान, तुम एक रक्षक के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहे और हुओमो की उचित देखरेख नहीं की, जिससे उसे कबीले के नाम पर लापरवाही से काम करने और दूसरों को लूटने का मौका मिला। आज मैं तुम्हें कबीले द्वारा चेतावनी के रूप में दी गई दिव्य ज्वाला से वंचित करता हूँ। पूर्वज हो लिंग की ठंडी चीख के तहत काली ज्वाला आसमान में उछली और उसकी हथेली में समा गई, जिससे अत्यधिक ठंडक फैल गई। बूढ़ा यान, जो पहले से ही आधा मरा हुआ था, अपनी सारी नाराजगी के बावजूद विरोध का एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसके बजाय उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। प्रतिक्रिया की कमी से विचलित हुए बिना पूर्वज हो लिंग ने लापरवाही से दिव्य ज्वाला को फेंक दिया और काली ज्वाला तेजी से जियोमिंग की ओर उड़ गई, जिसने इसे एक हाथ से आसानी से पकड़ लिया। ये है। जियोमिंग ने काली ज्वाला की जांच की। हालांकि यह बेहद ठंडी लग रही थी, लेकिन ये केवल आसपास की सारी गर्मी को अवशोषित करने के कारण पैदा हुआ एक भ्रम था। ज्वाला का वास्तविक तापमान असाधारण रूप से अधिक था। इस ज्वाला को नेदरवर्ल्ड अर्थ फ्लेम कहा जाता है। हालांकि इसकी तुलना आपके सम्राट ज्वाला से नहीं की जा सकती है, फिर भी ये दिव्य ज्वाला रैंकिंग में एक प्रसिद्ध दिव्य ज्वाला है। इसे हमारे कबीले के कुलीन विशेषज्ञों द्वारा 1000 से अधिक वर्षों से पोषित किया गया है। शक्ति के मामले में यह आपके द्वारा हाल ही में प्राप्त ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम से प्रतिद्वंद्वी है। इसे मुआवजे का प्रतीक माने। पूर्वज हो लिंग ने गहरी आवाज में कहा, उसका दिल अवर्णनीय दर्द से तड़प रहा था। ये ज्वाला अग्नि आत्मा कबीले की नींव का हिस्सा थी और अब इसे ऐसे ही दिया जा रहा था। मेरी मांगें इससे कहीं ज्यादा हैं, है न? जियाओमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। आप मेरा नाम लेकर व्यापारी महाद्वीप के सबसे बड़े व्यापारी घराने से 20 अरब संप्रभु आत्मा तरल पदार्थ निकाल सकते हैं। पूर्वज हो लिंग केवल एक उदास भाव के साथ जारी रख सके, ये देखकर कि जियाओमिंग दिव्य ज्वाला प्राप्त करने के बाद भी अभी भी संतुष्ट नहीं था। 20 अरब संप्रभु आत्मा तरल पदार्थों के लिए वाउचर की कोई जरूरत नहीं थी।
अब तक पूरे व्यापारी महाद्वीप को सतर्क कर दिया गया था और सभी विशेषज्ञ देख रहे थे, जिसमें व्यापारी घरों के लोग भी शामिल थे। जियाओ मिंग बस जाकर राशि का दावा कर सकता था। अभी भी 4 और दिव्य ज्वालाएं हैं, जियाओ मिंग ने याद दिलाया। मुझे नहीं लगता कि आप ये देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक अवतार हूँ। इस समय ये बुरा आदमी आपको 4 और दिव्य ज्वालाएं प्रदान नहीं कर सकता। भले ही मैं उन्हें पा लूं, मैं आपको कभी भी इतनी अधिक दिव्य ज्वालाएं नहीं दूंगा, पूर्वज वो लिंग ने गहरी आवाज में कहा। जियाओ मिंग की नाराजगी के डर से उसने कहा, ये बुरा आदमी ज्यादा से ज्यादा एक और दिव्य ज्वाला दे सकता है और वह उच्च श्रेणी की नहीं होगी। अगर स्वर्गीय सम्राट को यह अस्वीकार्य लगता है तो हमारा कबीला अब से 1 साल बाद अग्नि आत्मा उत्सव मनाएगा। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर सहस्राब्दी में एक बार होता है। उस समय महान हजार दुनिया से आग में विशेषज्ञता रखने वाले स्वर्गीय शासक प्रतिस्पर्धा करने के लिए इकट्ठा होंगे। अगर तुम ताज लेने में सक्षम हो तो मेरे कबीले की ज्वालाएं तुम्हें चुनने के लिए होंगी, तुम्हारे कबीले की पवित्र ज्वाला सहित। जियाओ मिंग, जो शुरू में कुछ हद तक नाराज था, ये सुनने के बाद पूछने से खुद को रोक नहीं सका। वे निम्न श्रेणी की दिव्य ज्वालाएं अग्नि आत्मा कबीले की पवित्र ज्वाला से बहुत अलग थीं। उनमें से 4 ज्वालाएं एक साथ मिलकर भी पवित्र ज्वाला की तुलना नहीं कर सकती थीं। अधिकार के अनुसार अपनी स्थिति को देखते हुए पूर्वज वो लिंग को सबसे अच्छी लॉ अग्नि आत्मा कबीले की पवित्र लॉ का उपयोग करना चाहिए। हालांकि जियाओ मिंग बता सकता था कि पूर्वज वो लिंग जिस लॉ का उपयोग कर रहा था वह भले ही दुर्जेय थी, लेकिन पवित्र लॉ नहीं थी। इसका क्या मतलब था? पूर्वज वो लिंग पवित्र लॉ को वश में नहीं कर सका। इससे पवित्र लॉ की असाधारण शक्ति का पता चला। जब पूर्वज वो लिंग ने यह सुना तो उसने जियाओ मिंग को एक गहरी नज़र से देखा और फिर जोर से सिर हिलाया, पवित्र लॉ सहित। उनकी पूरी बातचीत वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन ली। ये सुनकर कि पूर्वज वो लिंग ने जियाओ मिंग को अग्नि आत्मा कबीले की पवित्र लॉ देने का वादा किया है अगर वह आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। कुछ लोगों ने सोचा कि पूर्वज वो लिंग एक चालाक बुरा लोमड़ी था। उनका मानना था कि भले ही स्वर्गीय सम्राट ने आज पूर्वज वो लिंग को अस्थायी रूप से हराया था, लेकिन ये केवल उनकी दिव्य ज्वाला की शक्ति के कारण था। हालांकि अग्नि आत्मा उत्सव एक ऐसा आयोजन नहीं था जहां केवल ज्वाला शक्ति ही जीत सुनिश्चित कर सकती थी। इसने अग्नि नियंत्रण के कई पहलुओं का परीक्षण किया। इसके अलावा भाग लेने वाले कई स्वर्गीय शासक अमर श्रेणी के थे। दूसरों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि पूर्वज वो लिंग भी अमर श्रेणी के थे। पवित्र ज्वाला के नुकसान को रोकने के लिए वह निस्संदेह व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। अवतार और सच्चे शरीर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उस समय टकराव आज की झड़प जितना सरल नहीं होता। अगर स्वर्गीय सम्राट अग्नि आत्मा उत्सव में हार जाता तो भले ही अग्नि आत्मा कबीले को एक और निम्न श्रेणी की दिव्य ज्वाला के साथ क्षतिपूर्ति करनी पड़ती, फिर भी वे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेते। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि पूर्वज वो लिंग को एक महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। आखिरकार सम्राट ज्वाला के प्रकट होने के साथ एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर के रूप में जियो मिंग की पहचान की पुष्टि हुई। एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर जो स्पिरिट ग्रेड ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंचने की कगार पर है। ज्वालाओं पर उसका नियंत्रण कैसे कम हो सकता है? बेशक अगर जियो मिंग वास्तव में अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं को पार करने और ताज जीतने में कामयाब रहा तो उसका नाम पूरे महान हजार दुनिया में गूंजेगा और पूर्वज वो लिंग की आज की हार का प्रभाव कम हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति से हारना और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हारना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इसके अलावा अगर बाकी सभी भी हार गए तो ऐसा लगेगा कि फायर स्पिरिट कबीला नहीं हारा है। हालांकि पूर्वज वो लिंग का प्राथमिक विचार ये था कि जियो मिंग पवित्र ज्वाला को नहीं ले पाएगा। उनके पिछले आदान प्रदान से उसने जियो मिंग के स्तर को स्पष्ट रूप से भांप लिया था। जियो मिंग केवल स्पिरिट ग्रेड हेवनली सॉवरेन के प्रारंभिक चरण में था। फायर स्पिरिट फेस्टिवल में उसके द्वारा पवित्र ज्वाला को लेने की संभावना बहुत कम थी। पूर्वज वो लिंग वास्तव में चिंतित थे कि जियो मिंग सहमत नहीं होगा, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक जुआ था जिसमें सफलता की बहुत कम संभावना थी। आश्चर्यजनक रूप से वह वास्तव में सहमत हो गया। 1 साल में ये सम्राट व्यक्तिगत रूप से फायर स्पिरिट कबीले का दौरा करेगा। मुझे आशा है कि आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। जियो मिंग के बोलते ही उसने हुओमो के स्टोरेज बैग को बुलाया। पूर्वज वो लिंग झिझक रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी, क्योंकि उन्होंने जियाओ मिंग को स्टोरेज बैग जेब में डालते देखा। कोई बात नहीं, हुओमो पर तकनीकों को केवल पूर्णता सांसारिक संप्रभु अवस्था तक ही विकसित किया जा सकता है। स्वर्गीय संप्रभुओं ने पहले ही अपना रास्ता खोज लिया है, उसे उन्हें देखना ठीक है। जब अग्नि आत्मा महोत्सव शुरू होगा तो मैं इसे वापस पा सकता हूँ। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और खुले हाथों से आपका स्वागत करूंगा। अलविदा। पूर्वज वो लिंग ने हुओमो और ओल्ड यान को आखिरी बार देखा और फिर अपने हाथों को जियाओ मिंग की ओर मोड़ा। लाल रोशनी के एक विस्फोट ने उन्हें घेर लिया और अगले ही पल वे तीनों अनगिनत दर्शकों की निगाहों के सामने आसमान से गायब हो गए।
अध्याय 657 स्काइलॉ महाद्वीप। पूर्वज हो लिंग के चले जाने पर मैदानों को घेरने वाली दमनकारी आभा पूरी तरह से समाप्त हो गई। जो मजबूत व्यक्ति सब कुछ देख चुके थे, वे आखिरकार भारी दबाव से खुद को मुक्त करने में कामयाब रहे और जमीन से उठ खड़े हुए। हालांकि उनके शरीर में राहत उनके दिलों में नहीं दिखी, इसके बजाय उन्हें डर की बढ़ती भावना महसूस हुई। अब जब स्वर्गीय सम्राट ने अग्नि आत्मा कबीले से निपटा था, तो वह संभवतः अपना ध्यान अगली बार उन पर लगाएगा। अग्नि आत्मा कबीले के विपरीत उनके पास कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं था। उन्हें सीधे मिटाया नहीं जाएगा, है ना? भागने का विचार उनके दिमाग में आया, लेकिन एक स्वर्गीय संप्रभु की चौकस निगाहों के नीचे भागना लगभग असंभव था। इसके अलावा वे अपने चारों ओर की भव्य सेना को तोड़ नहीं सकते थे। वे पूर्वज वो लिंग नहीं थे जो अपनी मर्जी से आ जा सकते थे। अनगिनत दिल चिंता से भर गए थे क्योंकि वे आकाश में उस भव्य आकृति को घूर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वह अंधाधुंध हत्या के शब्द न बोल दे। एक भावशून्य भाव के साथ जियाओ मिंग ने नीचे खड़े असंख्य शक्तिशाली व्यक्तियों को देखा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अचानक गहरे लाल रंग की लगभग भयानक लपटें उसके चारों ओर उठने लगीं, जो टिमटिमाते हुए कमल जैसी आकृतियां बना रही थीं। ये लाल कमल कर्म ज्वाला थी, जो डू क्यूई महाद्वीप में स्वर्गीय ज्वालाओं में 8वें स्थान पर थी। जियाओ मिंग ने इसे डू भगवान बनने के बाद डू क्यूई महाद्वीप से जुड़ी एक छोटी सी दुनिया में पाया था। ये ज्वाला किसी व्यक्ति के दिल पर आक्रमण कर सकती थी और उसे उसके पिछले कुकर्मों को याद दिला सकती थी। ये तब भीतर की दुष्टता को प्रज्वलित कर देती थी। जिन लोगों का जघन्य कर्मों का इतिहास रहा है, दुष्टता ज्वाला को पोषित करती रहेगी, जिससे ये तब तक बेकाबू होकर जलती रहेगी जब तक कि वे राख में न बदल जाएं। केवल शुद्ध हृदय और स्पष्ट अंतःकरण वाले लोग ही इन ज्वालाओं का सामना कर सकते हैं। यह इन डाकुओं से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका था। वह देखना चाहता था कि उनमें से कितने लोग लाल कमल की ज्वाला की जलन को झेल सकते हैं। एक विचार के साथ लाल कमल हजारों लपटों में बदल गए और नीचे खड़े मजबूत व्यक्तियों की ओर फैल गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, लपटें उनके शरीर में घुस चुकी थीं। तुरंत हवा में चीखें गूंजने लगी क्योंकि अनगिनत लोग भयानक लपटों में घिर गए थे। कुछ लोगों के लिए लपटें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, जबकि अन्य के लिए वे 2 से 3 मीटर ऊंची उठ रही थीं, जिससे वे पीड़ा में जमीन पर लौटने लगे। कई लोगों ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा से लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। वे बस दर्द में चीख चिल्लाकर रहम की भीख मांग सकते थे। स्वर्गीय सम्राट, मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया मुझे छोड़ दें। यह मुझे जिंदा जला रहा है। हम अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर देंगे, बस कृपया आग बुझा दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाहे उनकी दलीलें कितनी भी दयनीय और ईमानदार क्यों न हो, जियाओ मिंग ने उन्हें अनदेखा कर दिया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। जब जियाओ मिंग ने डू क्यूई महाद्वीप को एकीकृत किया और स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की, तो उसने व्यवस्था स्थापित की और जघन्य अपराध करने वालों को दंडित किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक नैतिक आदर्श था। उसके कार्य उसके पिछले जीवन में बने मूल्यों से प्रभावित थे। दया की कुछ दलीलें उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। किंग यांजिंग का गठन धीरे धीरे समाप्त हो गया क्योंकि दया की पुकार जारी रही, जिससे पूरे व्यापारी महाद्वीप के शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने ये दृश्य प्रकट हो गया। असंख्य दर्शकों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। वे स्वर्गीय सम्राट के क्रूर तरीकों से बहुत डरते थे क्योंकि उन्होंने जमीन पर जलती हुई आकृतियों को तड़पते देखा था। 1/4 घंटे बाद केवल 20% डाकू ही बचे। बाकी राख में बदल गए, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए बुझ गईं। आश्चर्यजनक रूप से इतने सारे बच गए। जियाओ मिंग कुछ हद तक हैरान था। उसे उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही बचे रहेंगे। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों में से कई लोग अलग अलग उद्देश्यों से आए थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंचने वाले 4 विशेषज्ञों में से केवल परी हुआनिक्सी ही बची, जबकि बाकी सभी मारे गए। जियो मिंग उन लोगों का पीछा करने की जहमत नहीं उठा सका जो बच गए। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने कहा, आज का मामला सुलझ गया है, आप जा सकते हैं। शेष सभी मजबूत व्यक्ति डर से भरे हुए थे, अपनी आंखों में आतंक को छिपाने में असमर्थ थे। लाल कमल की लौ का जलना एक कष्टदायक अनुभव था। अब वे सभी राहत की अभिव्यक्ति दिखाते हैं और जैसे ही जियोमिंग के शब्द गिरते हैं, वे एक साथ चिल्लाते हैं, धन्यवाद स्वर्गीय सम्राट, हमारे जीवन को बचाने के लिए। चिल्लाने के बाद वे तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गए। यहां तक कि परी हुआनिक्सी, जो पहले जियोमिंग से मोहित थी, भी अपवाद नहीं थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। इन लोगों के जाते ही जियाओ मिंग किंग यांजिंग और किंग टैन के सामने उतरा। वे तीनों मर्चेंट सिटी लौट आए और युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ करने के बाद सबसे बड़े मर्चेंट हाउस का दौरा किया। अंत में उन्होंने टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से मर्चेंट महाद्वीप को छोड़ दिया। जियाओ मिंग ने अपने प्रस्थान को नहीं छिपाया, जिससे पूरे मर्चेंट महाद्वीप ने राहत की सांस ली।
हालांकि इस घटना के बाद मचेंट महाद्वीप और पड़ोसी महाद्वीपों में हलचल मची रही। इस घटना में मारे गए 99% मजबूत व्यक्ति आसपास के महाद्वीपों की सेनाओं के सदस्य थे। उनमें से कुछ अपनी अपनी सेनाओं के सबसे मजबूत सदस्य थे। उनकी मृत्यु अनिवार्य रूप से उन सेनाओं को कमजोर कर देगी और कई तरह के नतीजों को जन्म देगी। इसके अलावा निचले विमानों से एक युवा और अज्ञात स्वर्गीय संप्रभु का उदय एक ऐसा मामला था जिसकी जांच करने के लिए कई ताकतें मजबूर थीं। महान हजार दुनिया के नियमों के अनुसार स्वर्गीय संप्रभु बनने का मतलब महान हजार दुनिया के भीतर अस्तित्व के शिखर तक पहुंचना था, जो इसके शासकों में से एक बनने के समान था। इससे किसी को सर्वोच्च नेता के रूप में सम्मानित होने, महाशक्ति स्थापित करने और किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की योग्यता प्राप्त होती थी। स्वाभाविक रूप से एक नई महाशक्ति का उदय कुछ ऐसा था जिस पर उन्हें बारीकी से नजर रखनी थी। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर कोई उनकी जानकारी के बिना उनके दरवाजे पर एक शक्ति स्थापित कर दे और वे अनजाने में उस पर ठोकर खा जाएं। खासकर तब जब नव उभरे स्वर्गीय सम्राट स्पष्ट रूप से एक ताकत थे। यहाँ तक कि पूर्वज हो लिंग को भी उनके हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। नतीजतन व्यापारी महाद्वीप के आसपास का क्षेत्र आगामी अवधि में अंतर्धाराओं से भरा हुआ था। इन परिस्थितियों में स्वर्गीय सम्राट का नाम फैलने लगा। किंग यांजिंग और किंग टैंग का भी कभी कभी उल्लेख किया गया। स्काइलो महाद्वीप ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शीर्ष 10 सुपरकॉन्टिनेंट में से एक था। इसके विशाल क्षेत्र और प्रचुर संसाधनों ने इसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सच्चे रत्नों में से एक बना दिया। प्राचीन स्वर्गीय सम्राट, एक संत ग्रेट स्वर्गीय संप्रभु, 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं में से एक, 3 शुद्धक के निर्माता और प्राचीन काल के 9 सम्राटों में से एक, ने एक बार स्काइलो महाद्वीप को एकीकृत किया और प्राचीन हेवन पैलेस की स्थापना की। महान प्राचीन युद्ध के दौरान प्राचीन स्वर्गीय सम्राट, जो सेंट ग्रेट स्वर्गीय संप्रभु तक पहुंच गया था, पर फाइंड कुलों के 9 शव आकाश सम्राट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। हालांकि उसने दुश्मन को सफलतापूर्वक सील कर दिया, लेकिन अंततः वह इस प्रक्रिया में मारा गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राचीन हेवन पैलेस का पतन हुआ। प्राचीन हेवन पैलेस के पतन के बाद हजारों वर्षों तक स्काइलो महाद्वीप को एक भी शक्ति द्वारा एकीकृत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप यह महान हजार दुनिया के भीतर कई महाशक्तियों का लक्ष्य बन गया। हालांकि इस पर नजर रखने वाली कई शक्तियों के बीच जटिल और परस्पर जुड़े संबंधों के कारण किसी भी महाशक्ति ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। अंत में इन महाशक्तियों के बीच आम सहमति ये थी कि उनमें से कोई भी स्काइलो महाद्वीप में एक स्वर्गीय संप्रभु को नहीं भेजेगा। महाद्वीप पर किसी भी संघर्ष को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाएगा जब तक कि एक सच्ची आधिपत्य शक्ति उभर न जाए। इसलिए विभिन्न महाशक्तियों ने स्काइलो महाद्वीप में सेना स्थापित करने और उन्हें प्रमुख शक्ति बनने के लिए पोषित करने के लिए स्वर्गीय संप्रभु चरण से नीचे के कुलीन विशेषज्ञों को भेजा। इस प्रकार स्काइलो महाद्वीप कई महाशक्तियों के गुप्त संघर्षों के लिए एक शतरंज की बिसात बन गया। स्काइलो महाद्वीप को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अधिकांश क्षेत्रों को इन महाशक्तियों द्वारा काटा गया था, जिससे स्थानीय बलों के जीवित रहने के लिए केवल कुछ सीमांत क्षेत्र ही बचे थे। उत्तरी क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र एक ऐसा सीमांत क्षेत्र था। आमतौर पर ऐसे क्षेत्र सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की नज़र से दूर होते थे, लेकिन कभी कभी चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल जाती हैं। अल्पविराम। उत्तरी क्षेत्र में ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के मुख्यालय के बाहर एक पर्वत शिखर पर 3 आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं। जियाओ मिंग ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपने सामने के दृश्य को देखा। उसके सामने क्षितिज पर लटका हुआ एक तैरता हुआ द्वीप था, लेकिन इसे तैरता हुआ द्वीप कहने के बजाय यह एक छोटे आकार का महाद्वीप जैसा था। इसकी राजसी उपस्थिति आश्चर्यजनक थी। तैरता हुआ महाद्वीप चकाचौंध भरी रोशनी से घिरा हुआ था, जिसके भीतर कई हॉल थे। क्षितिज पर प्रकाश की अंतहीन धारियां भी थीं। दृश्य असाधारण रूप से आश्चर्यजनक था। दूर से भी कोई भी असंख्य विशेषज्ञों की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हम आखिरकार ग्रेट लॉ स्काई पर पहुंच गए हैं। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का मुख्यालय वास्तव में एक निश्चित भव्यता रखता है। अध्याय 658, मंडला और 9 नेदरबर्ड। आप स्काइलो महाद्वीप में क्यों आए हैं? क्या आप यहाँ कोई शक्ति स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? ग्रेट हेवन लॉ डोमेन उत्तरी क्षेत्र की 7 प्रमुख शक्तियों में से एक है और इसका सबसे मजबूत सदस्य केवल एक छोटा पृथ्वी संप्रभु है। आपने इसे क्यों चुना? किंग यांजिंग ने तैरते हुए द्वीप की ओर देखा। उसके कोमल चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। मैं वास्तव में यहाँ एक शक्ति स्थापित करने आया हूँ, जियोमिंग ने अपना सिर घुमाया और समझाया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कुछ साथी खोजने और 1 साल में फायर स्पिरिट फेस्टिवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ध्यान केवल उसी पर नहीं है। उत्तरी क्षेत्र को अभी तक किसी भी स्वर्गीय संप्रभु की शक्तियों ने नहीं छुआ है, जो इसे एक आदर्श शुरुआती बिंदु बनाता है। जब तक मैं दूर हूँ, कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा। तो फिर आपने ग्रेट हेवन लॉ डोमेन क्यों चुना? दिव्य मंडप उत्तरी क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति है।
इसे वश में करने से आपका बहुत समय बचेगा। उत्तरी क्षेत्र की 7 प्रमुख शक्तियां ग्रेट हेवन लॉ डोमेन, स्काई प्रोफाउंड पैलेस, डेमन गेट, नेदरवर्ल्ड पैलेस, मायरीड सेंट पीक, सरपेंट गॉड पैलेस और दिव्य मंडप थीं। जबकि किंग यांजिंग इन शक्तियों को काफ़ी हद तक समान मानती थी और मानती थी कि उनमें से किसी एक पर विजय प्राप्त करना एक जैसा होगा, जियाओ मिंग ने कई अन्य शक्तियों को दरकिनार करके सीधे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की ओर प्रस्थान किया था। इस व्यवहार ने उसे हैरान कर दिया। या शायद ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का रहस्यमयी डोमेन शासक एक सुंदर महिला निकला और जियाओ मिंग विशेष रूप से सुंदरियों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया था। बेतुके विचार ने किंग यांजिंग को लगभग हंसा दिया, लेकिन जियाओ मिंग के अगले शब्दों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का डोमेन शासक वास्तव में आदिम मंडला फूल है, जिसे प्राचीन स्वर्गीय सम्राट ने प्राचीन हेवन पैलेस में पाला था। प्राचीन स्वर्गीय सम्राट और आदिम मंडला फूल। आमतौर पर शांत रहने वाला किंग यांजिंग असामान्य रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित था। चाहे वह प्राचीन स्वर्गीय सम्राट हो या आदिम मंडला फूल, कोई भी किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। महान हजार दुनिया में केवल मनुष्य ही खेती नहीं कर सकते थे, नहीं केवल दिव्य जानवर ही आध्यात्मिक बुद्धि रख सकते थे। कुछ उच्च स्तरीय पौधे भी खेती कर सकते थे, हालांकि उनके तरीके अलग अलग थे और उनकी खेती की गति आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में कम थी। ये दिव्य जानवर कुलों के समान था। जन्मजात रक्तरेखा जितनी अधिक होगी, खेती की संभावना उतनी ही तेज और अधिक होगी। आदिम मंडल फूल पौधों के बीच राजसीपन के समान था। यह एक अत्यंत महान फूल था। एक बार परिपक्व होने के बाद इसकी ताकत एक साधारण स्वर्गीय संप्रभु से भी अधिक हो सकती थी। इसके अलावा आदिम मंडल फूल में अद्वितीय क्षमताएं थीं, जैसे सभी चीज़ों को सील करना और भंग करना। भले ही इसका मुख्य शरीर नष्ट हो गया हो, फिर भी ये तब तक बच सकता था जब तक इसकी एक शाखा पर एक भी कली बची रहे। यह अफवाह थी कि प्रत्येक मंडल फूल अपने विकास के चरम पर पहुंचने पर एक सच्चे ड्रैगन या फीनिक्स के बराबर ताकत रखता था। यदि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की शासक वास्तव में एक आदिम मंडला फूल थी, तो उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह संभवतः अभी भी अपनी युवावस्था में थी। ऐसा अद्वितीय व्यक्ति जिसके पास कोई वंश नहीं है और अपार क्षमता है, किसी भी महाशक्ति द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित होगा। आखिरकार एक स्वर्गीय संप्रभु की खेती करना कोई आसान काम नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाओ मिंग सीधे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में आया था। इसके अलावा इस मंडला फूल का संबंध प्राचीन स्वर्गीय सम्राट से था और इसमें खोज करने लायक कई पहलू थे। किंग यांजिंग को गहरे विचारों में डूबा देखकर जियाओ मिंग ने आगे विस्तार से नहीं बताने का फैसला किया। दरअसल ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में आने का उसका एक और कारण था, और वह था 100 युद्ध डोमेन से उसकी निकटता। 100 युद्ध डोमेन एक शक्ति नहीं थी, बल्कि गुटों के एक जटिल नेटवर्क वाला एक अराजक क्षेत्र था। उनमें से एक गुट राक्षसी बिजली संप्रदाय था, जिसके पास सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र का एक अंश था। सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र प्राचीन दानव हृदय बिजली सम्राट की विरासत थी और अब बिजली भगवान पैलेस के रूप में जाना जाता है वर्तमान महाशक्ति की सर्वोच्च दिव्य क्षमता थी। सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र को पूर्णता की अवस्था तक साधना करने से व्यक्ति को स्वर्गीय प्रभु के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है, भले ही उसकी साधना केवल अर्धस्वर्गीय प्रभु अवस्था पर ही क्यों न हो। ये वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। जियाओ मिंग की याद में एकमात्र चीज़ जो इससे अधिक स्वर्ग को चुनौती देने वाली हो सकती थी, वह थी रक्त युद्ध सम्राट द्वारा बनाया गया बलिदान राक्षसी पंच, जो प्राचीन दिव्य पशु उत्पत्ति का एक प्राचीन सर्वोच्च विशेषज्ञ था। रक्त युद्ध सम्राट ने इस आध्यात्मिक कला का उपयोग एक पूर्ण पृथ्वी संप्रभु साधना के साथ एक भूत दानव सम्राट के खिलाफ मौत तक लड़ने के लिए किया। ऐसी उपलब्धियों ने जियाओ मिंग को गहराई से प्रभावित किया। वह केवल इतना ही कह सकता था कि प्राचीन युग वास्तव में असाधारण प्रतिभाओं से भरा था। यदि यह फाइंड कुलों के आक्रमण के लिए नहीं होता, तो महान हजार दुनिया में अब तक एक से अधिक हाफ सटे प्रैंकर हो सकते थे। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए जियाओ मिंग ने दोनों महिलाओं को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। हम अगले कुछ दिनों तक यहीं रह सकते हैं। किंग यांजिंग उसके शब्दों पर अपने विचारों से बाहर निकली, मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियाओ मिंग ने नेतृत्व किया और अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन किए बिना सीधे क्षितिज पर मंडराते ग्रेट लॉ स्काई की ओर बढ़ गया। दोनों महिलाएं उसके पीछे पीछे चल रही थीं। जैसे जैसे वे धीरे धीरे करीब आते गए, ग्रेट लॉ स्काई भी ज्यादा स्पष्ट होता गया, जिसमें अनगिनत प्रकाश की धारियां चमक रही थीं। ग्रेट लॉ स्काई के ऊपर एक विशाल आध्यात्मिक सरणी थी। सरणी ने प्रकाश की एक सुरक्षात्मक स्क्रीन बनाई जिसने पूरे ग्रेट लॉ स्काई को कवर किया। इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव पृथ्वी संप्रभु चरण के नीचे किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे। ये उतार चढ़ाव हल्के से तरंगित होते थे, जिससे आसपास का स्थान अंतहीन रूप से विकृत हो जाता था। ये ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक सरणी थी। सरणी की सुरक्षा सीमा के भीतर एक विशाल प्रकाश द्वार था, जो लगभग 1000 मीटर ऊंचा था, जिसके पीछे प्रकाश की एक सुरंग थी जो सीधे ग्रेट लॉ स्काई में जाती थी। ग्रेट लॉ स्काई में जाने का यही एकमात्र रास्ता था। वे तीनों प्रकाश द्वार के सामने उतरे।
अपने कदम थाम लो, ग्रेट लॉ स्काई दूसरों के घुसपैठ को मना करता है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जैसे ही वे उतरे, एक कठोर चीख सुनाई दी। तीखी आंखों वाले 100 से ज्यादा काले कवचधारी व्यक्ति दिखाई दिए, जो उन पर अपने लंबे भाले तान रहे थे। पहरेदारों से हत्या के इरादे की एक तीव्र आभा निकली, लेकिन जैसे ही यह जियाओमिंग और उसके साथियों तक पहुंची, ये चुपचाप गायब हो गई। जियाओमिंग की पुतलियों में बहुरंगी आग की एक झिलमिलाहट चमक उठी, जैसे ही उसने अपनी नज़र थोड़ी ऊपर उठाई। पहरेदार तुरंत कठपुतलियों की तरह जम गए, फिर स्वाभाविक रूप से अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। चीख। जैसे ही जियाओमिंग ग्रेट लॉ स्काई में कदम रखने वाला था, उसके पीछे से एक स्पष्ट और भयंकर चीख सुनाई दी। पीछे मुड़ते हुए उसने एक दिव्य पक्षी को देखा, जिसके पंख काली लपटों में जल रहे थे और वह उसकी ओर सीटी बजा रहा था। लगता है कि तुमने आखिरकार कोई कदम उठाने का फैसला कर लिया है। जियाओमिंग ने देखा कि काला दिव्य पक्षी उसे पकड़ने की कोशिश में नीचे झपटा। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य पक्षी का 100 मीटर लंबा शरीर जल्दी से सिकुड़ गया। जब तक वह जियाओमिंग के पास पहुंचा, तब तक वह केवल एक बच्चे की हथेली के आकार का था। उसके छोटे शरीर को एक हाथ से पकड़े हुए केवल उसका छोटा सिर बाहर निकला हुआ था। ओह, यह एक नौ-निचला पक्षी है न? किंग यानजिंग और किंग टैन हमले से अप्रभावित रहे। हालांकि पक्षी पर लगी लपटों ने किंग यानजिंग का ध्यान आकर्षित किया और उसने तुरंत इसकी उत्पत्ति को पहचान लिया। नौ-निचला पक्षी एक दिव्य पशु जाति थी, जिसमें प्राचीन अमर पक्षी की रक्त रेखा थी। यह उत्तरी भूमि में पैदा हुआ था। इसके पंख पहाड़ों को ढक सकते थे और इसकी अंडरवर्ल्ड रोशनी सूर्य और चंद्रमा को खा सकती थी। हालांकि जियाओमिंग के हाथ में नौ-निचला पक्षी एक अपरिपक्व पक्षी लग रहा था। ओह, जियाओमिंग ने नौ-निचले पक्षी पर धीरे धीरे बुझती लपटों की जांच की। यह मूल कहानी का वही नाइन नेदर तो नहीं हो सकता, है न? किंग यानजिंग की आवाज़ सुनकर नाइन नेदर बड़ चौंक गया। उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति तुरंत गायब हो गई, क्योंकि काली लपटें फिर से भड़क उठीं, जिसने जियाओमिंग के हाथ को घेर लिया। पक्षी ने उग्र रूप से संघर्ष किया, लेकिन उसकी पकड़ से बच नहीं सका और लपटों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपने प्रयास बंद कर दिए और धीरे धीरे हार मानकर अपनी भयंकर आंखें बंद कर लीं। नौ नेदर बर्ड को संघर्ष करते हुए हार मानते हुए देखकर जियाओमिंग ने एक उंगली आगे बढ़ाई और अपना सिर हिलाया। नौ नेदर बर्ड ने तुरंत गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और एक स्पष्ट आवाज़ गूंजी। घृणित घुसपैठिया, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो या मुझे काटना चाहते हो तो बस करो, लेकिन खिलवाड़ करना बंद करो। अध्याय 659 आत्मसात। पक्षी से आने वाली आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि यह एक सुंदर महिला थी जो पक्षी में बदल गई थी। जियाओमिंग ने खुद को सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में जियू थी, और ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक अपने क्लेश से गुजरने और विकसित होने के लिए बाहर नहीं गई थी। वह हाल ही में सॉवरेन स्टेज में पहुंची थी। उसके द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान भी बच सकती थी। सच कहूं तो जियाओमिंग समझ नहीं पाया कि यह पक्षी क्या सोच रहा था। नौ नेदर बर्ड जाति कमज़ोर नहीं थी और कबीले में आध्यात्मिक ग्रेट स्वर्गीय संप्रभु भी था। नौ नेदर बर्ड कबीले के मुखिया की बेटी जियू ने मूल समयरेखा में उजाड़ 100 आत्मा महाद्वीप में अकेले अपने क्लेश से गुजरने और विकसित होने का विकल्प चुना था। इस प्रक्रिया में लगभग मर गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत बुद्धिमान नहीं थी क्योंकि वह अभी तक परिपक्व नहीं हुई थी? लेकिन फिर जब जी यान छोटी थी तो उसका छोटा दिमाग इससे कहीं ज्यादा तेज था। जियू, जो अब जियाओमिंग की हथेली में थी, इस बात से अनजान थी कि उसे एक मूर्ख के रूप में लेबल किया गया था। वह उसे लगातार घूरती रही। एक कहावत है, जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपका गुस्सा आपको सिर्फ प्यारा बनाता है। इस समय जियाओमिंग ने जियू को ठीक इसी तरह देखा। इसलिए उसने फिर से उसका छोटा सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जियू, TLN, नाइन नेदर। जियू ने विद्रोही ढंग से जवाब देने का इरादा किया था, लेकिन किसी कारण से वह अपना नाम मुंह खोलते ही बताए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारे पिता को नाम लेने का हुनर जरूर है। जियाओमिंग ने ठहाका लगाया। ये दूसरी बार था जब उसे ऐसे सीधे नाम वाले किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। पहली बार जब वह जियामा साम्राज्य के मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में एमेथिस्ट विंगलान किंग से मिला था, और वह भी सिर्फ एक होमोफोन था। जियू को मजाक लगा, लेकिन उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा यह उसके नाम के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, कम से कम एक पृथ्वी शासक। केवल महान हेवनलॉ डोमेन का डोमेन शासक ही ऐसी ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये स्पष्ट था कि उनके दरवाजे पर आने वाला इतना शक्तिशाली व्यक्ति अच्छे इरादों से नहीं था, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पहले ही पकड़ लिया गया था। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह आगे नहीं बढ़ती। जब उसने उसे चुपचाप अपना सिर झुकाते देखा तो जियाओमिंग ने उसे चिढ़ाने में रुचि खो दी।
इसके बजाय उसने कहा, हमें महान हेवनलॉर्ड डोमेन के 3 सम्राटों के पास ले चलो। ऐसा कहकर उसने जियू को हवा में उछाल दिया। एक पल में वह एक सुंदर आकृति वाली लंबी पतली सुंदरता में बदल गई। उसकी गोरी गर्दन, भरी हुई छाती, पतली कमर और विशेष रूप से उसके सुडौल पैर एक उत्तम और आकर्षक वक्र बनाते थे। जियू का शरीर उसके मानव रूप में अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ा, जिससे जियाओ मिंग और 2 महिलाएं ग्रेट लॉ स्काई के द्वार पर पहुंच गईं। ग्रेट लॉ स्काई के ऊपर समय समय पर प्रकाश की व्यवस्थित धारियां उड़ रही थीं। वे किसी भी असामान्यता को रोकने के लिए ग्रेट लॉ स्काई के गश्ती दल थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी जियाओ मिंग और उसके साथियों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। ग्रेट लॉ स्काई सेंट्रल रीजन, ये ग्रेट हेवन लॉ के केंद्रीय क्षेत्र के भीतर एक छोटा सा महाद्वीप था जिसमें एक विशाल राजसी पर्वत शिखर था। शिखर बादलों को चीरता हुआ तलवार की तरह था। दृश्य बेहद भव्य था। इस शिखर को ग्रेट लॉ पीक कहा जाता था, जो पूरे ग्रेट लॉ स्काई में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। न केवल 3 सम्राट इस शिखर के प्रभारी थे, बल्कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि यह रहस्यमय शासक का निवास था। ये पूरे ग्रेट लॉ स्काई और यहाँ तक कि पूरे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की रीढ़ थी। ग्रेट लॉ पीक पर एक ऊंचा महल खड़ा था, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी, मानो वह प्राचीन काल से यहाँ छोड़ा गया हो। महल के अंदर एक अंडाकार पत्थर का मंच था, जो हॉल में गहराई तक बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। मंच महल के किनारे तक फैला हुआ था, जिससे बीच में एक खाली जगह रह गई थी। मंच के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़ा सिंहासन था, जिससे सब कुछ दिखता था। हालांकि सिंहासन फिलहाल खाली था। उस सिंहासन के सामने 3 सुनहरे कमल के मंच थे, जिन पर 3 आकृतियां थीं जो चमक बिखेर रही थीं और उनके आसपास की जगहें विकृति के संकेत दिखा रही थीं। तीनों आकृतियों में से बीच वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे रोशनी इकट्ठी हो गई हो और दूसरों के दिलों को भेद सकती हो। उसकी तीखी निगाह दूसरों को डर का एहसास करा सकती थी। बाईं ओर एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह चिकनी थी। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं, यहाँ तक कि उसके बाल भी चमक बिखेर रहे थे। वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें बिल्कुल भी सफ़ेदी नहीं थी और अंधेरे के कारण दूसरों को ठंड लग रही थी। दाईं ओर एक नींद में डूबा हुआ आदमी था जिसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन उसकी आलसी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण सो सकता है। ये तीनों व्यक्ति महल के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे निस्संदेह ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के 3 सम्राट थे, जो डोमेन शासक के बाद दूसरे स्थान पर थे। नींद में डूबा हुआ व्यक्ति स्लीप सम्राट था, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति आध्यात्मिक शिष्य सम्राट था और बीच में दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति स्काई वल्चर सम्राट था। डोमेन शासक मंडला अपनी अनोखी परिस्थितियों के कारण शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के अधिकांश मामलों का निर्णय 3 सम्राटों द्वारा किया जाता था। इस समय तीनों सम्राट मामलों पर चर्चा कर रहे थे जब उन्होंने अचानक जियू को एक पुरुष और 2 महिलाओं के साथ प्रवेश करते देखा। जब जियू महल में दाखिल हुई तो उसकी नज़र सबसे पहले बीच में दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। ओह छोटी जियू, तुम यहाँ क्यों आए हो? आकाशगिद्ध सम्राट का प्रारंभिक इरादा व्यवधान के लिए डांटना था, लेकिन जैसे ही उसने जियू को देखा, उसकी तीखी निगाहें नरम पड़ गईं। जियू ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में रहने और स्काई वल्चर सम्राट और नॉन नेदरबर्ड कबीले के बीच पुराने संबंधों के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से वह जियू को डांटेगा नहीं। हालांकि उसका सवाल अनुत्तरित रह गया। इसके बजाय उसने जियू की आंखों में चिंताजनक भाव देखा। कुछ गड़बड़ है। ये तीनों जियो मिंग से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहे थे और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अनगिनत वर्षों से विकसित उनकी सहज प्रवृत्ति ने तुरंत विसंगति को महसूस किया। उन्होंने अपनी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और कार्य करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक पल में वे जियो मिंग की एक नज़र से अपने कमल चरणों में पिन हो गए। उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बार उफनती नदी अब स्थिर पानी की तरह महसूस हुई, चाहे वे इसे हिलाने की कितनी भी कोशिश करें। जियू ये देखकर अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि अपेक्षित था, 3 सम्राट इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनकी लड़ाई भी उसकी तरह ही समाप्त हो गई। अपनी ताकत बचाओ। जियाओ मिंग ने हार मानने की उनकी अनिच्छा की सराहना की, लेकिन संप्रभु मंच पर किसी के लिए भी उनके संयम से मुक्त होना असंभव था। महामहिम, हमारे महान हेवन लॉ डोमेन ने आपको नाराज नहीं किया है न? आकाशगिद्ध सम्राट ने केवल एक गंभीर भाव के साथ पूछा जब उसने देखा कि वे मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने हमारे महान कानून आकाश में घुसपैठ क्यों की और बिना किसी कारण के हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को रोक दिया? आकाशगिद्ध सम्राट ने पूछा। निश्चिंत रहें, ये सम्राट आपको मेरी आज्ञा के अधीन लाने के लिए यहाँ है। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब अपने डोमेन शासक को बुलाओ, जियाओ मिंग ने कहा और वह उच्च सिंहासन पर चला गया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आराम से बैठ गया। हमें अपनी आज्ञा के अधीन लाओ।
तीनों सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा। यदि इस शक्तिशाली व्यक्ति के शब्द सत्य थे तो उनके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। स्काइलो महाद्वीप इस सिद्धांत पर काम करता था कि ताकतवर कमजोर को खा जाता है। वे दूसरों को खा जाते थे और दूसरे उन्हें खा जाते थे। इसके अलावा इस व्यक्ति की ताकत उनके डोमेन शासक से कहीं ज्यादा लग रही थी। कम से कम उनके डोमेन शासक एक नज़र से आध्यात्मिक ऊर्जा पर उनके नियंत्रण को दबा नहीं सकते थे। हालांकि उनके सहमत होने का मतलब यह नहीं था कि उनके डोमेन शासक सहमत होंगे, लेकिन उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। स्लीप एम्परर ने एक जेड स्लिप निकाली और उसे कुचल दिया। उसके पीछे की जगह अचानक खुल गई, जिससे एक स्थानिक चैनल बन गया। चैनल के भीतर से आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण निकली और हॉल के केंद्र में खड़ी एक सुनहरी आकृति में बदल गई। आकृति एक सुनहरे लबादे में लिपटी हुई लग रही थी और उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी उसके वास्तविक रूप को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रही थी। डोमेन शासक। तीनों सम्राटों ने तुरंत झुककर नवागंतुक का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। डोमेन शासक को लगा कि जैसे ही वह प्रकट हुई, कुछ गड़बड़ है। तीनों सम्राटों की अनदेखी करते हुए उसने अपनी ठंडी निगाहें जियाओ मिंग की ओर घुमाई, जो अपने सिंहासन पर बैठा था। तुम कौन हो? डोमेन शासक की आवाज़ कुछ कर्कश थी, लेकिन कोई भी उसके भीतर छिपे गुस्से को सुन सकता था। तुम मुझे स्वर्गीय सम्राट कह सकते हो। स्वर्गीय सम्राट। मंडला उन दो शब्दों को सुनकर अचंभित हो गई। उसकी आवाज़ एक पल के लिए लड़खड़ा गई और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने एक भयंकर हमला किया। ऐसा लगा जैसे उसने हल्की सांस छोड़ी हो और तुरंत अंधेरे ऊर्जा का एक उछाल आकाश में उछला। उस अंधेरे ऊर्जा के भीतर एक विशाल और भयानक काले कांटे के उगने की सरसराहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। एक पल में ये कांटों के जंगल में बदल गया जो जियाओ मिंग के ऊपर दिखाई दिया। धमाका। हालांकि कांटों का वांछित प्रभाव नहीं हुआ। जियाओ मिंग ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया और कांटों को वापस उड़ा दिया। अचानक से चौंककर मंडला केवल जल्दबाजी में अपना बचाव कर सकती थी। हालांकि वह हमले को रोकने में सक्षम थी, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश जो उसे बचा रहा था, इस प्रक्रिया में समाप्त हो गया। जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ, एक आकृति प्रकट हुई। आकाशगीत सम्राट और आध्यात्मिक शिष्य सम्राट तीनों सम्राटों में से स्तब्ध मौन में खड़े थे, उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे। जहां प्रकाश फीका पड़ गया था, वहां एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। उसने जटिल पैटर्न के साथ एक सुंदर बैंगनी और सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था। उसके लंबे बहते हुए बैंगनी रंग के बाल जुड़वां बंस में स्टाइल किए गए थे, जो उसकी पीठ पर नीचे की ओर झर रहे थे। उसके भावहीन चेहरे के बावजूद उसकी सुंदर विशेषताओं में एक बेहद प्यारा और नाजुक आकर्षण झलक रहा था। अध्याय 660 अभिशाप का निवारण। भयानक अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें अभी भी महल में लहरें मार रही थीं, फिर भी तीनों सम्राट उस छोटी सी आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए जो अभी अभी प्रकट हुई थी। ये पहली बार था जब उन्होंने मंडला का असली रूप देखा था। कौन सोच सकता था कि जब डोमेन शासक के चारों ओर का प्रकाश समाप्त हो जाएगा तो वह इतनी सुंदर छोटी लड़की को प्रकट करेगा। केवल स्लीप सम्राट ने सदमे का कोई संकेत नहीं दिखाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था। जियाओ मिंग के बगल में किंग यांजिंग के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। उसने पहले केवल लापरवाही से इसके बारे में सोचा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का शानदार शासक, जिसकी प्रसिद्धि पूरे उत्तरी क्षेत्र में गूंजती थी, वास्तव में एक लड़की होगी, हालांकि एक छोटी सी। अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर होने के बाद मंडला की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी बैंगनी रंग की आंखें चमक उठीं जब उसने जियाओ मिंग के शरीर को स्कैन किया, उसकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश की। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह केवल यह महसूस कर सकती थी कि उसकी ताकत तारों वाले आकाश की तरह विशाल और असीम थी, जिसकी कोई सीमा या कमजोरी नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि वह जियाओ मिंग के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती, मंडला ने कोई और कदम न उठाने का फैसला किया। उसे आसानी से दबाने की उसकी क्षमता ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिरोध व्यर्थ था। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। वह निराशाजनक स्थिति में हट करने वाली नहीं थी। सम्मानपूर्वक खड़े होकर उसने कहा, वरिष्ठ, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे महान हेवन लॉ डोमेन में क्यों आए हैं? मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। जब वह बोल रही थी तो मंडला अपने आवेगपूर्ण हमले पर पछताए बिना नहीं रह सकी। उसे स्थिति का अधिक सावधानी से आकलन करना चाहिए था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट की उपाधि उसके लिए बहुत महत्व रखती थी। जब जियाओ मिंग ने मंडला के तनाव को देखा तो वह मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। घबराओ मत, भले ही तुम एक आदिम मंडला फूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सम्राट तुम्हें खा जाएगा। हालांकि एक चीज़ है जिसमें मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। ये सम्राट स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना करने के लिए यहाँ आया है और ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को अपने अधीन करने का इरादा रखता है। बदले में ये सम्राट आप पर लगे अभिशाप को दूर करने में आपकी मदद करेगा और प्राचीन हेवन पैलेस में स्थित आपके असली शरीर को पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा।
आप क्या सोचते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मंडला की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अवर्णनीय सदमे से भर गया। उसका असली शरीर और प्राचीन हेवन पैलेस दोनों ही उसके दिल में गहरे दबे रहस्य थे, ऐसे रहस्य जिन्हें उसने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। इस व्यक्ति को कैसे पता चला? मुझे पता है कि आपके पास कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें मत पूछिए। अगर आप जवाब भी दें तो यह सम्राट जवाब नहीं देगा। आपको बस इतना जानना है कि इस सम्राट के पास अपने दावों का समर्थन करने की ताकत है। जियाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और अचानक उसका आभामंडल फूट पड़ा। उन तीनों के अलावा महल में बाकी सभी लोग भारी दबाव के कारण जमीन पर गिर गए। ये ताकत, यह एक स्वर्गीय सम्राट है। मंडला ने प्राचीन स्वर्गीय सम्राट के साथ समय बिताया था और इस तरह के दबाव से परिचित थी। केवल एक स्वर्गीय सम्राट ही ऐसी भारी आभा रख सकता है। उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक स्वर्गीय सम्राट था। स्वर्गीय सम्राट, मैं आपकी आज्ञा के तहत सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मंडला ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शब्द कहे। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह अपना शरीर बेच रही थी, वह बस किसी की अधीनस्थ बन रही थी, और शर्तें अविश्वसनीय रूप से उदार थीं। तो संकोच क्यों? ये स्वर्गीय सम्राट उसके रहस्यों को कैसे जानता था, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। दमनकारी आभा जो उन पर भारी थी, जैसे ही ज्वार की लहर, मंडला ने बोलना समाप्त किया। तीनों सम्राटों और जियू ने राहत की गहरी सांस ली। अभी कुछ क्षण पहले उन्हें लगा था कि वे कुचलकर मर जाएंगे। हालांकि ये जानते हुए कि जियाओ मिंग एक स्वर्गीय सम्राट था और उन्होंने पहले ही उसके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी, तीनों सम्राट उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह एक स्वर्गीय सम्राट था, एक ऐसा व्यक्ति जो महान हजार दुनिया के शिखर पर खड़ा था। ऐसे व्यक्ति से मिलना ही जीवन भर का गौरव था। अब वे उसके अधीन सेवा करने जा रहे थे। वे कैसे रोमांचित नहीं हो सकते थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक स्वर्गीय संप्रभु का गुट निस्संदेह एक महाशक्ति होगा, और ऐसे गुट में उपलब्ध संसाधन उनके पास अब जो कुछ भी है उससे अतुलनीय थे। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन स्वर्गीय सम्राट के बारे में सुना था। ये देखते हुए कि नया स्वर्गीय सम्राट स्काइलॉ महाद्वीप में आया था, वह निश्चित रूप से एक छोटी शक्ति स्थापित करने का लक्ष्य नहीं रख रहा था। वह भविष्य में पूरे स्काइलॉ महाद्वीप को एकीकृत भी कर सकता था। स्वर्गीय न्यायालय के संस्थापक सदस्यों के रूप में उनकी भविष्य की स्थिति बिल्कुल भी कम नहीं होगी। यदि यह अनुचित समय नहीं होता तो तीनों सम्राट अपनी वफादारी व्यक्त करने और अपने आंतरिक उत्साह को दूर करने के लिए एक लंबी चीख भी निकाल सकते थे। हालांकि मंडला तीनों सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक शांत था। चूंकि उसने पहले ही नए स्वर्गीय सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए उसकी मुख्य चिंता ये थी कि उसके शरीर के भीतर का अभिशाप कब हटाया जा सकता है। यह अभिशाप उसे प्राचीन काल में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। यह उसे लगातार अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता था, इतना गंभीर दर्द कि यह 9वीं कक्षा के संप्रभु विशेषज्ञ को पागल कर सकता था। इसके अलावा अभिशाप समय समय पर भड़क उठता था, जिससे उसे इसे दबाने के लिए अपना अधिकांश समय एकांत में बिताना पड़ता था। यही कारण था कि उसने ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के अधिकांश प्रबंधन को 3 सम्राटों के पास छोड़ दिया था। अब जब अभिशाप को हटाने का मौका था तो उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि यह जल्द से जल्द किया जा सकता है। जब मंडला ने पूछा कि अभिशाप कब हटाया जा सकता है तो जियो मिंग ने उसे इशारा किया और कहा, यदि आप चाहें तो यह अभी किया जा सकता है। आ जाओ। मंडला ने जियो मिंग के पास आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। वह सिंहासन पर बैठा रहा और अपनी उंगली उसके माथे को छूने के लिए आगे बढ़ाई। उनकी उंगलियों के सिरे से एक तरल जैसी हरी लौ निकली, जिससे उनके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जहां भी लौ जल रही थी वहां धीरे धीरे बढ़ते अनगिनत पौधों की छवियां देखी जा सकती थीं। जैसे ही उसकी उंगली उसके माथे को छूती है, मंडला को ज्वाला के साथ साथ उसके शरीर में एक शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस होती है। उसके शरीर को ग्रसित करने वाले अभिशाप ने खतरे को भांप लिया और हिंसक रूप से छटपटाने लगा। मंडला दर्द से चिल्ला उठी, क्योंकि उसके शरीर के भीतर अभिशाप फूट पड़ा। उसके शरीर से काले कांटे फूट पड़े जो जीवित प्राणियों की तरह तड़प रहे थे और उसकी मांसपेशियों को कसकर लपेट रहे थे। ये कांटे विषैले सांपों की तरह लालच से उसका खून चूस रहे थे। जैसे जैसे ये काले कांटे और अधिक दिखाई देने लगे, मंडला की मूल रूप से गोरी और नाजुक त्वचा एक भयानक काले रंग में बदलने लगी। ये देखकर जियो मिंग ने एक भान उठाए और अपनी ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया। पन्ना हरे रंग की लपटों ने तुरंत कॉन्टों को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि कॉन्टों से एक भयानक आभा निकल रही थी, लेकिन वे पीड़ा में चीखने लगे जैसे नरक में असहनीय यातना सहने वाली शापित आत्माएं। लपटें तेज हो गईं और जहां भी वे गुजरी कांटे सूख गए, अपनी जीवन शक्ति को इंच इंच करके खोते गए। अपने हताश संघर्ष के बावजूद वे लपटों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे। मंडला को लगा कि ज्यादातर दर्द गायब हो गया है, उसकी जगह एक झुनझुनी सनसनी ने ले ली है जो उसके पूरे शरीर में फैल गई है।
खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह सिंहासन पर बैठे जियाओ मिंग की छाती से सटकर गिर गई। जियाओ मिंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका छोटा शरीर छूने पर नर्म और चिकना लग रहा था। ये देखकर कि मंडला का दर्द काफी हद तक कम हो गया था, उसने उसके शरीर के भीतर हरे रंग की लपटों का एक समूह छोड़ दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब से ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम जीवन आत्मा की लौ से आधी ऊर्जा अवशोषित कर सकती हो तो न केवल अभिशाप हट जाएगा बल्कि तुम्हारी ताकत भी काफी बढ़ जाएगी। मंडला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी छाती से सटकर बैठी रही, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। फैलते काले धुएं ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया कि वह अभिशाप को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। मम्मा। थोड़ी देर बाद मंडला ने एक हल्की कराह भरी, उसकी आवाज़ में अभूतपूर्व राहत की भावना भरी हुई थी। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और जाग गई। अध्याय 661 अंधेरे में साजिश। मंडला ने अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने के लिए एक पल लिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सालों से उसे परेशान करने वाला अभिशाप पूरी तरह से खत्म हो गया है। लंबे समय से खोई हुई सहजता की भावना उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ले आई। उसे और भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय थी और उसकी ताकत अनजाने में ही महान पृथ्वी संप्रभु अवस्था तक पहुंच गई थी। ये सफलता स्वर्गीय सम्राट द्वारा उसके भीतर छोड़ी गई ज्वाला को पूरी तरह से अवशोषित किए बिना ही हुई थी। उसके शरीर में अभी भी ज्वाला की काफ़ी मात्रा थी और यह उसके अस्तित्व के विभिन्न हिस्सों में एकीकृत हो रही थी। ये स्पष्ट था कि एक बार जब वह शेष ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगी तो उसकी ताकत में एक और महत्वपूर्ण उछाल आएगा। चूंकि अभिशाप हटा दिया गया है, इसलिए अब आप इस सम्राट से दूर हो सकते हैं। हालांकि मंडला एक प्रसन्न मुस्कान के साथ अपनी नई मिली आज़ादी का आनंद ले रही थी, लेकिन जियाओ मिंग को उसे बीच में रोकना पड़ा। उसने देखा कि किंग यांजिंग की निगाहें कुछ अजीब हो गई थीं और वह निश्चित रूप से किसी भी असामान्य पसंद के लिए गलत नहीं होना चाहता था। जियाओ मिंग की याद दिलाने पर मंडला को अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसका चेहरा सख्त हो गया और वह जल्दी से उससे दूर हो गई। स्वर्गीय सम्राट, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोई बात नहीं, यह एक छोटी सी बात है। सिंहासन पर बैठे जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया, मंडला को संकेत दिया कि उसे अब और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने आगे कहा, चूंकि तुम्हारा अभिशाप हट गया है और तुम्हारी ताकत बढ़ गई है, इसलिए इस सम्राट के पास तुम्हारे लिए एक काम है। यह आ गया। मंडला को राहत का एहसास हुआ, लेकिन यह भी समझ में आया कि जियाओ मिंग अब उसे कुछ कर्तव्य सौंपने जा रहा था। आखिरकार उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए उसे वश में करने की परेशानी नहीं उठाई थी, है ना? वह, जो लाखों वर्षों से जीवित थी, इतनी आत्ममुग्ध नहीं थी। हालांकि वह अभी भी कार्य के बारे में थोड़ा आशंकित थी, क्योंकि वह अपनी वर्तमान सीमाओं को समझती थी। भले ही उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, फिर भी वह केवल एक महान पृथ्वी शासक थी। यदि कार्य बहुत कठिन था तो वह इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। जियाओ मिंग उसकी क्षमताओं से अवगत था और उसने कोई अनुचित आदेश नहीं दिया। उसने निर्देश दिया, 10 दिनों के भीतर उत्तरी क्षेत्र को एकीकृत करो। उत्तरी क्षेत्र को एकीकृत करो। ये चुनौतीपूर्ण था लेकिन बहुत अपमानजनक नहीं था। जब तक वह उसे पूरे उत्तरी क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए नहीं कहता, तब तक वह इसे संभाल सकती थी। मंडला ने जल्दी से एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। मैं स्वर्गीय सम्राट के आदेश का पालन करूंगी। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम जाकर तैयारी कर सकती हो। इसके अलावा किंग टैंग को ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड ले जाओ। ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये वह जगह थी जहां मंडला अक्सर अपने अभिशाप को दबाने के लिए खुद को एकांत में रखती थी। इस कुंड में रहस्यमय शक्तियां थीं जो एक संप्रभु दिव्य शरीर को पूर्ण कर सकती थीं। अगर कोई भाग्यशाली होता तो वह वहां डालुओ गोल्डन बॉडी की खेती भी कर सकता था। डालुओ गोल्डन बॉडी ने अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान की, जिससे एक संप्रभु दिव्य शरीर लगभग अविनाशी बन गया। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के भीतर भी ग्रेट लॉ गोल्डन पूल में प्रवेश करने के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता थी। हालांकि अब जब ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का नाम बदलकर स्वर्गीय न्यायालय कर दिया गया था, तो ये तय करना जियाओ मिंग पर निर्भर था कि कौन प्रवेश कर सकता है। मंडला स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और किंग टैंग को अपने साथ लेकर चली गई। क्या तुम अब जाने की योजना बना रहे हो? किंग यांजिंग ने अचानक पूछा, मंडला और किंग टैंग की पीठ को देखते हुए जब वे चले गए। तुम्हें कैसे पता चला? जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था। आप किंग टैंग की साधना पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं होता तो आप मंडला को उसे ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड में अकेले ले जाने नहीं देते। खासकर जब से मंडला उत्तरी क्षेत्र को एकीकृत करने में व्यस्त होगी, उसके पास किंग टैंग पर नजर रखने का समय नहीं होगा। ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड की गहराई में ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह अभी तक संभालने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जियो मिंग ने एक चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
किंग यांजिंग ने उसे एक आकर्षक खाली नज़र से देखा। जियाओ मिंग मुस्कुराती रही, मैं ज़्यादा दिन नहीं जाऊंगी। इस नए स्थापित स्वर्गीय न्यायालय को कुछ समय के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी, साथ ही किंग टैन की भी। ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड में वाकई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वह अकेले नहीं संभाल सकती। स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना अभी अभी हुई थी, फिर भी स्वर्गीय सम्राट पहले से ही अपनी जिम्मेदारियां सौंप रहा था। किंग यांजिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी, लेकिन जियाओ मिंग की निगाहों के सामने वह मना नहीं कर पाए। वह सिर्फ सहमति में अपना सिर हिला सकी। आधे दिन बाद उत्तरी क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति पर्पल क्लाउड सेक्ट के मुख्यालय में एक रहस्यमय आकृति दिखाई दी। आकृति की आभा विशाल और अथाह थी, जैसे कोई रसातल हो। जब वह पहाड़ी द्वार में प्रवेश कर रही थी तो संप्रदाय के द्वार पर मौजूद पहरेदार उस आकृति की एक झलक भी नहीं देख पाए। अजीब बात यह है कि विशाल बैंगनी बादल संप्रदाय के भीतर एक भी व्यक्ति ने इस रहस्यमय आगंतुक की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। संप्रदाय के भीतर ही बैंगनी वस्त्र पहने और अलौकिक आभा बिखेरते हुए ऋषि ZQ ने घुसपैठिए को महसूस किया। जब वह आकृति के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए दृष्टि में आया तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसकी शांत आवाज़ हवा में गूंज उठी जब वह काली धुंध में लिपटी आकृति को घूर रहा था, जिसकी शक्ल को एक स्वर्गीय सम्राट भी नहीं पहचान सकता था। खुद को प्रकट करो। छाया में छिपना एक स्वर्गीय सम्राट का आचरण नहीं है। यह मेरी शैली है। इस बारे में चिंता करने के बजाय आपको अपने बैंगनी बादल संप्रदाय के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। काली धुंध के भीतर से एक अजीब सी हंसी गूंजी। बैंगनी बादल संप्रदाय का भविष्य। ऋषि ZQ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके साथ एक स्वर्गीय संप्रभु, इसके समर्थन के रूप में बैंगनी बादल संप्रदाय को क्या खतरा हो सकता है? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैंने सुना है कि आपके बैंगनी बादल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को अभी अभी मार दिया गया है। आकृति ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। आपका क्या मतलब है? ऋषि ZQ की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। ऋषि जी यून उनके कुछ अधीनस्थों में से एक थे जो अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच चुके थे। उन्होंने उसे स्काइलो महाद्वीप पर बैंगनी बादल संप्रदाय के प्रबंधन का काम भी सौंपा था, जिससे पता चलता है कि वह उस पर कितना भरोसा करता था। अब जबकि ऋषि जी यून की अचानक मृत्यु हो गई थी तो उसका मूड स्वाभाविक रूप से खराब था। वह ऋषि जी यून की मृत्यु के कारण ही बैंगनी बादल संप्रदाय में था। इसका कोई खास मतलब नहीं है। हालांकि जिसने ऋषि जी यून को मारा था वह महान हजार दुनिया में एक नया आया हुआ आध्यात्मिक ग्रेट स्वर्गीय संप्रभु था, जिसे स्वर्गीय सम्राट कहा जाता था। ये ऋषि इस बात से अवगत है। ऋषि GQ स्वाभाविक रूप से उस अपराधी को जानता था जिसने उसके अधीनस्थ को मार डाला था। वह ये भी जानता था कि इस स्वर्गीय सम्राट ने अपनी दुर्जय शक्ति साबित करते हुए पूर्वज वो लिंग को द्वंद्व युद्ध में हराया था। मुझे पता चला है कि वह उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कुछ ही समय बाद एक स्थानीय शक्ति ने अपना नाम बदलकर स्वर्गीय न्यायालय रख लिया। बहुत जल्द ही पूरा उत्तरी क्षेत्र भी उसका अनुसरण करने लगेगा, और उसके बाद वह निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। ऋषि ZQ का चेहरा इतना उदास हो गया मानो उसने अपने माता पिता को खो दिया हो। स्वर्गीय संप्रभु की खेती के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे शक्ति की स्थापना एक सामान्य अभ्यास बन जाती है। स्वर्गीय सम्राट ने उत्तरी क्षेत्र में एक शक्ति स्थापित की थी। यह मानना मुश्किल नहीं था कि दूसरे पक्ष ने पूरे स्काइलो महाद्वीप को जीतने की महत्वाकांक्षा रखी थी। क्या यह उसे निशाना बनाने की एक प्रस्तावना नहीं थी? पूरे स्काइलो महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसके भीतर के क्षेत्रों पर कब्जा करना जरूरी नहीं था। ऋषि ZQ यह नहीं भूले थे कि स्वर्गीय सम्राट एक स्पिरिट ग्रेट ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट भी थे। उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता के साथ अनुयायियों की भर्ती करना उसके लिए बच्चों के खेल जितना आसान होगा। यदि सभी स्वर्गीय संप्रभु हस्तक्षेप न करने के समझौते का पालन करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? जितना अधिक ऋषि ZQ इसके बारे में सोचते थे, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही गहरी होती जाती थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि काली धुंध के भीतर की आकृति कब चली गई। जब वह अपने विचारों से बाहर आया तभी उसे एहसास हुआ कि रहस्यमयी आकृति गायब हो गई है। ऋषि ZQ ने उस जगह को देखा जहां रहस्यमयी आकृति थी और आह भरी। हालांकि वह जानता था कि उस व्यक्ति के छिपे हुए इरादे हो सकते हैं, फिर भी उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता था कि स्काइलो महाद्वीप पर जिस क्षेत्र के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी उसे कोई और निगल रहा था। चूंकि यह मामला था, इसलिए उसे कुछ भी होने से पहले मामले को सुलझाना था। अध्याय 662 उत्तरी क्षेत्र को अपने अधीन करना जोड़ महत्वपूर्ण घोषणा। स्वर्गीय सम्राट द्वारा निर्धारित कार्य के साथ मंडला की प्रारंभिक योजना विपक्ष को एक एक करके अपने अधीन करना था। हालांकि अपनी ताकत में महत्वपूर्ण सफलता के मद्देनज़र उसने इस मामले को एक बार और हमेशा के लिए निपटाने का फैसला किया। अगली सुबह ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का मुख्यालय गतिविधि से गुलजार हो गया।
प्रकाश की धाराएं अक्सर आकाश में फैलती थीं, जो अंततः ग्रेट लॉ स्काई में उतरती थीं। ग्रेट लॉ स्काई के भीतर अतिथि कक्ष से आवाज़ें आती हुई सुनी जा सकती थीं। एल्डर रिवरेंड स्नैक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के डोमेन शासक इस बार भी आपको बुलाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि उसे इतनी भव्यता के साथ हम सभी को यहाँ बुलाने के लिए क्या करना पड़ा। तारों वाले आकाश जितनी गहरी आंखों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सीट से हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी हरे रंग के लबादे में बैठा था और उसके हाथ में एक सांप का डंडा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह हंस रहा था। पैलेस मास्टर लियू, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे पूछिए। भले ही यह सीट न जानती हो, लेकिन इस हॉल में ज़रूर कुछ और लोग होंगे जिनके पास कुछ जानकारी हो सकती है। एल्डर रिवरेंड स्नैक द्वारा उजागर किए जाने के बाद लियू तियानदाओ नाराज़ नहीं हुआ। इसके बजाय उसने हॉल में मौजूद अन्य लोगों की ओर अपनी नज़र घुमाई। उसके दाईं ओर काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी दोनों आंखों में काली धुंध घूम रही थी। उसकी भौहों के बीच में एक काली रेखा थी, जैसे कि उसके भीतर कोई आंख छिपी हो, जिससे वह बेहद दुष्ट लग रहा था। पाताल मास्टर ऑफ द नेदरवर्ल्ड पैलेस। लियू तियानदाओ ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे थोड़ी देर के लिए देखा, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष चुप है, तो उसने अपनी नज़र एक बूढ़े आदमी पर घुमाई जो एक सफ़ेद रंग की पोशाक और एक सफ़ेद ज़ैडबेत पहने हुए था। यह असंख्य संत शिखर के असंख्य संत पूर्वज थे। पुराना में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। शायद आपको दानव सम्राट या दिव्य मंडप मास्टर से पूछना चाहिए, असंख्य संत पूर्वज ने अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए कहा। दो अन्य लोग असंख्य संत पूर्वज और नेदरवर्ल्ड पैलेस मास्टर के सामने बैठे थे। पहला व्यक्ति राक्षसी रूप वाला, बैंगनी आंखों वाला और काले कवच पहने हुए एक व्यक्ति था। उसका भव्य रूप काली धुंध और राक्षसी ऊर्जा में लिपटा हुआ था। वह दानव द्वार का दानव सम्राट था। अंतिम व्यक्ति बिल्कुल साधारण दिखाई दिया, सिवाय उसकी आंखों के, जो एक आकर्षक उग्र लाल रंग की थीं, मानो उनमें लपटें जल रही हों। वह दिव्य मंडप का दिव्य मंडप मास्टर था। ये आकृतियां उत्तरी क्षेत्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। आमतौर पर उन्हें आम लोगों द्वारा शायद ही कभी देखा जाता था। फिर भी अब सभी 6 पृथ्वी संप्रभु एक स्थान पर एकत्र हुए थे। उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष कुलीन विशेषज्ञ इस समय सभी उपस्थित थे। ठीक है, सभी, कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि महान हेवनलॉ डोमेन के डोमेन शासक ने एक गुप्त क्षेत्र को खोजने का उल्लेख नहीं किया होता, जिसे खोलने के लिए कई पृथ्वी संप्रभु की आवश्यकता होती है और जिसमें ग्रेटर अर्थ सॉवरेन स्टेज को तोड़ने के अवसर होते हैं, तो क्या आप सभी यहाँ आते? दिव्य मंडप मास्टर ने अचानक अपनी लाल आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला। बोलते समय उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे की, उसकी लाल आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। हालांकि तार्किक रूप से कहें तो ये सीट हमारे बीच ग्रेटर अर्थ सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने के सबसे करीब होनी चाहिए। भले ही उसे सहयोग करने के लिए लोगों की ज़रूरत हो, लेकिन यह अजीब है कि उसने मुझे सक्रिय रूप से ढूंढने का विकल्प चुना है। उपस्थित सभी लोगों ने एक ही विचार साझा किया। दिव्य मंडप मास्टर उनमें से सबसे मजबूत था, जिसके पास किसी भी अवसर को जब्त करने की सबसे अधिक संभावना थी। महान हेवनलॉ डोमेन शासक उसके जैसे किसी व्यक्ति को क्यों आमंत्रित करेगा? क्या यह एक जाल हो सकता है? जब सभी विचार कर रहे थे, तो हॉल में मुख्य सीट के चारों ओर की जगह अचानक हिल गई। फिर जगह फट गई और एक छोटी सी आकृति बाहर निकली। सभी ने देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनके सामने खड़ी यह छोटी लड़की कौन थी? मंडला ने एकत्रित व्यक्तियों पर नजर डाली और ये देखकर कि सभी आ गए हैं, संतुष्टि में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, आप सब समय पर आ गए। आप ग्रेट हेवनलॉ के डोमेन शासक हैं। मंडला की बात सुनकर लियू तियानदाओ असमंजस में पड़कर पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या आप भूल गए हैं कि आपको संदेश किसने भेजा था? मंडला ने हॉल के शीर्ष पर अपनी सीट पर बैठने से पहले उसे तिरछी नज़र से देखा, न तो अपनी पहचान की पुष्टि की और न ही इनकार किया। ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के लंबे समय से रहस्यमय डोमेन शासक वास्तव में एक छोटी लड़की थी। इतना ही नहीं, उसने इतने सालों तक इसे छिपाने के बाद अचानक अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। वहां मौजूद अनुभवी व्यक्तियों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ असामान्य था। दिव्य मंडप मास्टर, विशेष रूप से अपने गहन अंतर्ज्ञान से देखा कि वह वर्तमान मंडला के माध्यम से ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसके दिल में बेचैनी की भावना घर करने लगी। वह उससे सवाल करना चाहता था, लेकिन पहले कोई और बोल पड़ा। ग्रेट हेवनलॉ डोमेन शासक, क्या उस गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी सच है? मंडला की उपस्थिति की तुलना में ये लोग उस गुप्त क्षेत्र के बारे में अधिक चिंतित थे जो उन्हें महान पृथ्वी संप्रभु तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था। मंच। बेशक, लियू तियानदाओ और अन्य लोगों को ये 2 शब्द सुनकर खुशी की लहर महसूस हुई। जब तक जानकारी सच थी, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मंडला वास्तव में एक छोटी लड़की है या नहीं। अपना रूप बदलना एक आम बात थी। मंडला ने उनके खुशी भरे भावों को देखा और अपने मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। बेशक, यह नकली है,
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक हुए इस बदलाव ने लियू तियांदाओ और अन्य लोगों के चेहरों की मुस्कान को फीका कर दिया। उन्हें होश में आने से पहले कई गहरी सांसें लेनी पड़ीं। दिव्य मंडप मास्टर का चेहरा काला पड़ गया। उनकी ज्वलंत लाल आंखों में पिघले हुए लावा की दुनिया थी, जिसमें सब कुछ भस्म करने में सक्षम एक अपार शक्ति छिपी हुई थी। मंडला, बेहतर होगा कि तुम हमें एक स्पष्टीकरण दो, अन्यथा हम आज तुम्हारे इस ग्रेट लॉ स्काई को बर्बाद करने में संकोच नहीं करेंगे। ये सही है मंडाला, यदि आप आज हमें संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अन्य लोगों ने भी गुस्से में कहा। प्रकाश की 6 शानदार किरणें जो एक भयानक आध्यात्मिक दबाव को बाहर निकालती हैं, हॉल को घेर लेती हैं। दमनकारी बल इतना विशाल था कि यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी तनावपूर्ण, विकृत ध्वनियों को उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत होता था। मंडला की बैंगनी आंखों में ठंडी चमक चमक उठी, क्योंकि उसने अपनी पतली उंगली को हवा में तेजी से नीचे दबाया। उस पल में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल उछाल फूट पड़ा और प्रकाश की एक विशाल उंगली में बदल गया जो हजारों मीटर तक फैली हुई थी। क्रिस्टलीय आध्यात्मिक ऊर्जा की परतों ने प्रकाश की इस उंगली को ढक दिया, जिससे यह अविनाशी लग रही थी। जिस क्षण प्रकाश की उंगली बनी, वह सीधे उपस्थित सभी लोगों की ओर बढ़ी। कितना दुस्साहस! लियू तियांदाओ और अन्य लोग मंडला के अचानक हमले पर गुस्से में हंस पड़े। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। विभिन्न पृथ्वी संप्रभुओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने जवाबी हमले शुरू कर दिए। प्रत्येक ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाओं का प्रदर्शन किया। मंडला तुरंत एक जबरदस्त हमले में घिर गया जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। धमाका! उनके आसपास का स्थान तीव्र टक्कर के कारण ढहने लगा। अगर कोई ऊपर आसमान से नीचे देखे तो उसे लगेगा कि यह क्षेत्र एक विशाल ब्लैक होल में ढह गया है। क्या हो रहा है? मंडप मास्टर, महल मास्टर, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू तियांदाओ और अन्य स्वाभाविक रूप से ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में अकेले नहीं आए थे। उनके अधीनस्थ बैठक में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें कहीं और आराम करने की व्यवस्था की गई थी। शोर सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे सदमे और निराशा में रह गए। उन्होंने दिव्य मंडप मास्टर, लियू तियांदाओ और अन्य लोगों को दयनीय स्थिति में देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे। कुछ के कपड़े खून से भी सने हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि उन्हें काफ़ी चोटें आई थीं। दूसरी ओर मंडला सभी के सामने शांति से खड़ी थी, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। आज आपके पास 2 विकल्प हैं, समर्पण करो या मर जाओ। अपना चुनाव करो।